नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिस पे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है जो कि आपका 9 सितंबर से शुरू हुआ था और इसका जो पहला फेज है वो आपका समाप्त हो गया है, जो कि आपका 9 सितंबर से 13 सितंबर तक है, जो कि चला। इसमें टोटल 15 शिफ्ट में आपके एग्जाम अभी तक कंडक्ट किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सभी 15 शिफ्टों में पूछे गए जीके जिस के प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे, जिससे कि आपके आगामी शिफ्टों में प्रश्न आने की संभावनाएं प्रबल है। ठीक है, तो एक तरह से कहें तो ये सभी वीडियो का आपका बाप होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से ही आपके हर शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न जो कि आपको रिपीटेड होंगे। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो काफ़ी लंबा सकता है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसे 1.5x पर या 2x पर, जो भी सुविधा अनुसार आपको लगे उस पर आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा। जो लोग पूरा वीडियो को देख लेंगे, कमेंट करके भी बताइएगा कि किन किन लोगों ने पूरा वीडियो को देखा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आज का जो पहला जो प्रश्न है हुआ है कि आर प्रगनंदा किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो आर प्रगनंदा कि जब हम लोग बात करते हैं तो इनका संबंध है शतरंज से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर शतरंज होगा। प्रसिद्ध खेल उनसे संबंधित खिलाड़ियों को देखें तो सौरभ चौधरी को याद रखिएगा, जिनका संबंध आपका निशानेबाजी से है। ठीक है, इसके अलावा बजरंग पुनिया को याद रखिएगा, जिनका संबंध आपका कुश्ती से है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा को याद रखिएगा, भालाफेंक से है। स्वप्ना बर्मन को याद रखिएगा, हेप्ताथलॉन से है। राही सरनोबत को याद रखिएगा, निशानेबाजी से है। और पिंदर सिंह को याद रखिएगा, जो कि आपका ट्रिपल जंप से इनका संबंध है। ठीक है, तो याद रखना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में। टेक्स्ट बुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और पीओआईपी जो कि प्रोवाइड कराता है। बिना मॉक टेस्ट का अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों से पीछे हो जाते हैं जो लोग मॉक टेस्ट लगा कर एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से। तो इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 पर लेते हैं तो आपको मात्र और मात्र 615 रुपये मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर एपीज यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी यहाँ मिलता है। ठीक है, और अभी हाल ही में एसएससी का आपका जो नोटिफिकेशन आया है उससे संबंधित जो आपके मॉक टेस्ट हो सकते थे उसको भी आपका अपडेट कर दिया जा चुका है। इसके अलावा जो आपकी पीवाईपीज हैं उसको भी अपडेट किया जा चुका है। एसएससी इंग्लिश का एग्जाम 30 सितंबर से होना है, उसका भी मॉक टेस्ट 729 से यहाँ पर मिलेगा, 252 पीवाईपीज मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप एसएससी सीजीएल टियर 1 का या टियर 2 का एग्जाम लेना चाहते हैं तो उसका भी 997 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, सेक्शन वाइज भी मिलता है, सभी वाइज मिलता है। इसके अलावा ये आपकी अभी 4 अगस्त को ही आपका ये अपडेट किया गया था। ठीक है, तो जो लोग भी लेना चाहते हैं, चेकआउट करना चाहते हैं, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया हुआ है कि 2023 आईसीसी महिला T20 विश्व कप श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया था। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करते हैं तो यह इसलिए गार्डनर को चुना गया था, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी थी। ठीक है, ये जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 है उसका मेजबान देश था दक्षिण अफ्रीका। चैंपियंस बना था ऑस्ट्रेलिया, रनअप बना था दक्षिण अफ्रीका। सर्वाधिक रन लौरा वर्ल्ड वाट को दिया गया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक विकेट आपका सोफी एक्लेस्टोन को दिया गया था, जो कि आपका इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में टोटल आपके 34 न्यायाधीश होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 34 होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान का प्रावधान करता है। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली है। यह हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। इस भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख होते हैं और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अभी वर्तमान में DY चंद्रचूड़ साहब जी हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने या घटाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, तो वो आपका संसद के पास है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका किरण बेदी होंगे। किरण बेदी आपके पुडुचेरी की 24वें उपराज्यपाल के रूप में कार्य की थी और लगभग 5 वर्षों की सेवा की जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर किरण बेदी ने फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक जो कि लिखा था। इसके अलावा कुछ और पुस्तकें जो कि अभी हाल ही में विमोचित हुआ है, जैसे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा द लीजेंड ऑफ द बिरसा मुंडा, ये तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट आपका चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। गजपति ए किंग विदाउट अ किंगडम अशोक पाल के द्वारा। इंडियाज एशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस रेखा चौधरी जी के द्वारा। गांधी टोपी गवर्नर आपका यरलग गड्ढा लक्ष्मी प्रसाद जी के द्वारा। लोक सेवा नैतिकता आपका प्रभात कुमार और कुकिंग टू सेव योर लाइफ आपका अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगूबाई हंगल शास्त्रीय परंपरा की एक भारतीय गायिका थी, जिन्हें 1973 में संगीत नाटक अकादमी
पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? तो इनका राइट आंसर था किराना घराना से संबंधित है। किराना घराना उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कस्बे और तहसील किराना या किराना से प्राप्त संगीतकार के इस घराने का नाम है। इस घराने के संस्थापक थे अब्दुल करीम खां। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोष मेला स्थानीय कलाकारों का लोक नृत्य, संगीत, भोजन और डैश की संस्कृति को दर्शाता है। यह कहाँ पर लगता है? तो इसका राइट आंसर था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पोष मेला जो है एक वार्षिक मेला है, त्यौहार है, जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शांति निकेतन में लगता है। शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था? तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया। तो पंडित रविशंकर नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर है। जो फसल के मौसम को चिन्हित करता है, इस मेले की प्रमुख विशेषता है कि इसमें बंगाली लोक संगीत जैसे कि बौल, कीर्तन और कोबिगन के जीवंत प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पूछा गया कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कथकली की बात करते हैं तो केरल का ये प्रसिद्ध नृत्य है, तो इसका राइट आंसर केरल होगा। प्रसिद्ध प्रस्तावक की बात करते हैं तो गुरु, कुंचु कुरुप, गोपीनाथ, कोट्टाकल, सेवरामन, रीता गांगुली आदि इनके प्रस्तावक हैं। कथकली में 24 मुख्य मुद्राएं हैं, जो अन्य छोटी मुद्राएं हैं बाकी। अगला है पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो पृथ्वीराज रासो आपका चंद्रबर्दी के द्वारा लिखा गया। तो ये एक आपका ब्रजभाषा कविता है, तो इसको भी याद रखना है। कविता में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कन्नौज की बेटी राजा जयचंद के प्रेम और अपहरण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरुसुरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तिरुसुरपुरम की बात करते हैं तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। एक वार्षिक मंदिर उत्सव है। यह तिरुसुर में वडकुन्नथन मंदिर जो कि शिव भगवान से समर्पित है, वहाँ का अखबार है। इसके अलावा चंद्रमा के दौरान दिन मैडम के मलयालम कैलेंडर महीने में पूरम तारीख के साथ उगता है। कार्निवल की शुरुआत 1798 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि हड़प नीति किसने बनाया था? तो हड़प नीति की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की थी और बहुत भूमिका बड़ा इसी का था। बाकी एक होता है सहायक संधि, तो सहायक संधि की बात करते हैं तो इसको भी याद रखिएगा। सहायक जो संधि है इसे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसको भी याद रखना है। साथ में अगर पूछा जाए कि विलय किए जाने वाले राज्यों में पहला राज्य कौन सा था, तो ये आपका सतारा था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि नंदी जो पुरस्कार है वो आपका किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो नंदी पुरस्कार की बात करते हैं तो नंदी पुरस्कार आपका आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। 1977 नहीं, ये आपका गलत है, 1966 शायद आपका राइट आंसर। एक बार आप लोग मिला लीजिएगा। बाकी यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। ये तेलुगु फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट कलाकारों और तकनीशियनों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार का जो नाम है नंदी बेल की प्रतिष्ठित पत्थर की मूर्ति के नाम पर रखा गया है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विद्युत धारा का ईश्वरीय मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर एम्पियर था। एम्पियर आपका इसका राइट आंसर है। विद्युत धारा की बात करते हैं तो इससे प्रति इकाई समय अंतराल में प्रवाहित होने वाले आवेश या आवेश के प्रवाह की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी दिशा धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा है। इसका ईसाई मात्रक एम्पियर है, जो कि ऐसे डिनोट किया जाता है। साथ में आपको बोल्ट को याद रखना है। बोल्ट विभवांतर का ईसाई मात्रक है। कूलम आवेश का है। ओम प्रतिरोध का ईसाई मात्रक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1945 में डैश सरकार ब्रिटेन में सत्ता में आई और भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका SSC प्रीवियस पेपर जो 23 मार्च 2021 को हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, उसमें भी पूछा गया था। जिसका राइट आंसर था लेबर पार्टी। ठीक है, लेबर पार्टी इसका राइट आंसर था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था उस समय, तो क्लेमेंट एटली था। क्लेमेंट एटली यूनाइटेड किंगडम UK के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1945 से 51 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में ही चूंकि कार्य किया था और 1935 से 55 तक यूनाइटेड किंगडम में लेबर पार्टी के नेता थे। ठीक है, इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख समयावधि के दौरान जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, वो है पहला है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वे लॉर्ड पाल्मस्टन थे, जो कि 1855 से 58 तक के प्रधानमंत्री रहे थे। 1999 का जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय डेविड लॉयड जॉर्ज प्रधानमंत्री। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विंस्टन चर्चिल थे और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट एटली आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूरज से आने वाले डैश से बचाता है। ठीक है, तो ओजोन परत की जब हम लोग बात करते हैं तो ओजोन परत आपका पैरावैग्नि जो किरण आती है, विकिरण आता है, उससे हम लोग को बचाता है। ठीक है, तो पैरावैग्नि विकिरण इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ओजोन परत की बात करते हैं तो समताप मंडल जो कि वायुमंडल की दूसरी परत है में पाए जाने वाला ओजोन अणुओं की एक परत है। ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना एक अणु है जिसे अक्सर O3 के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो ये भी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भरतनाट्यम की बात करेंगे तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का
नृत्य है भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुआ है। इसके अलावा ये नृत्य रूप दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। इसके अलावा जो प्राचीन तमिल जो महाकाव्य है आपका शिल्पातिकरम, जिसकी रचयिता कल आपसे पूछा गया था, जो कि इलिंगो था, ठीक है, उसको भी याद रखना है। इसके अलावा अभी वर्तमान में बात करें तो संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है, लेकिन अगर आपसे संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो 9 हो जाता है, क्योंकि आपका जो छऊ नृत्य है जो कि 3 अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसा कि झारखंड में सरायकेला छऊ हो गया, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ हुआ और पश्चिम बंगाल में आपका पुरुलिया छऊ हुआ, ठीक है, उन नामों से बनाया जाता है। उसको भी संस्कृति मंत्रालय आपका शास्त्रीय नृत्य ही मानता है, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी आरटी है जो कि भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है, कथक जो कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का है, कथकली आपका केरल का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, इसके अलावा ओडिसी जो कि आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम आपका केरल का है और सतरिया नृत्य आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। केरल से 2 शास्त्रीय नृत्य का ताल्लुकात है, एक आपका मोहिनीअट्टम है, दूसरा आपका कथकली है। कल एक प्रश्न आपका आया था कि जो लस्य शैली है वो लस्य शैली किस शास्त्रीय नृत्य पर आधारित है, तो ये दोस्तों आपका मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य पर ही आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष तो इससे बहुत सारे हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में जो आया था वो था आबुनस, ठीक है, आबनुस था, ठीक है। इसके अलावा महोगनी भी पाया जाता है, शीशम भी पाया जाता है, रबड़ भी पाया जाता है, सिनकोना भी पाया जाता है, मालाबार किनो भी पाया जाता है, सागौन और भारतीय लोरेल, ठीक है। ये सभी वृक्ष आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात करते हैं तो ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें हमेशा पत्ते होते हैं और एक शेड जैसा दिखते हैं। वो हमेशा भारी वर्षा अर्थात 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होता है वहीं पर आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाएगा। इसके अलावा तापमान बनाए रखा जाता है जो कि 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। पेड़ 60 मीटर या उससे ऊपर की ऊंचाई तक पहुँचते हैं। ये आमतौर पर पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार हो गया, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा उदाहरण तो हम लोग देख ही लिए, रबर हो गया, बीटल नट हुआ, जामुन, आम, रोजबेरी और बांस है। इसके अलावा इन जंगलों में पेड़, झाड़ियों, लताओं के साथ एक बहुत सारी संरचना है। पेड़ के पत्ते गिरने पर कोई निश्चित समय नहीं होता है। इसके अलावा ऐसे में ये जंगल साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वस्थ अवसंरचना मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था, ठीक है। ये जो है वो दोस्तों आपका शुरू हुआ था 2021 में, तो इसका राइट आंसर आपका 2021 हो जाएगा, ठीक है। वित्त वर्ष 21-22 के बजट भाषण में 1 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा जो कि किया गया था, जिसका नाम बदलकर अब पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है। 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान है जो कि बनकर तैयार हुआ था, लेकिन जो लागू हुआ था वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और ये जो संविधान दिवस मनाए जाने की जो शुरुआत है वो आपका मई 2015 से शुरुआत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि शब बारात किस समुदाय के लोग मनाते हैं, तो यह मुस्लिम समुदाय के लोग मनाते हैं शब बारात। शब बारात मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। यह इस्लामिक कैलेंडर के 8वें महीने शवाल की 14वीं और 15वीं रात को मनाया जाता है। इसके अलावा इस रात को मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अपने पूर्वजों की कब्रों पर जाकर उनके लिए दुआएं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है, तो तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं तो गामा रे की तरंग दैर्घ्य है जो कि सबसे छोटा होता है। इसके अलावा विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम की बात करते हैं तो ये रेडियो से गामा विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुक्रम में विभिन्न तरंगों की सीमाओं का संग्रह है, ठीक है। परावैंगनी की बात करते हैं तो परावैंगनी प्रकाश की एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जो दृश्यमान प्रकाश की तुलना में कम तरंग दैर्घ्य का है। इसका प्रकाश 10 nm से लेकर 400 nm तक होता है। इसके अलावा गामा रे सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य है, रेडियो तरंगों में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित आपका आया था कि कौन सा संस्था था जो कि 2 हिस्सों में विभाजित था और जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने किया था और बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जिसका राइट आंसर था होम रूल लीग, ठीक है। होम रूल लीग था इसका राइट आंसर। तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट 2 लोगों के द्वारा किया जाता है। बस फर्क इतना होता है
कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो अप्रैल 1960 में पुणे में होम रूल की स्थापना किया था और एनी बेसेंट ने सितंबर 1960 में मद्रास, जो कि अब चेन्नई हो गया है, वहाँ पर होम रूल की स्थापना करता है। दोनों का उद्देश्य सेम रहता है, बस अलग अलग जगहों पर अलग अलग एक ही नाम से होम रूल की स्थापना जो कि किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, CAG किस विभाग के अंतर्गत आता है? के की बात करते हैं तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर था भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग, ठीक है, यानी कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है और यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का प्रमुख होता है। कैग का मुख्य कार्य केंद्र राज्य सरकारों के वित्तीय लेन देन के लेखा का परीक्षण करना है। वर्तमान में कैग की बात करते हैं, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि कल भी आपका प्रश्न आया था। उन्होंने 8 अगस्त 2020 को इस पद को संभाला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 24 अप्रैल 2023 को किसे दूसरी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका आशा भोसले था, लेकिन आपके ऑप्शन में पंकज उदास दिया गया था। तो पंकज उदास भी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पंकज उदास को भारतीय संगीत यानी म्यूजिक में योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। हालांकि मुझे तो इतना पता चला कि पंकज उदास का उसमें आपका गजल भी दे रखा था, ठीक है, तो पंकज उदास इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा ये दूसरा लता दीनानाथ पुरस्कार था, तो पहला किसको दिया गया था? तो पहला दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है, इसको भी याद रखना है। अभी हाल ही में आशा भोसले को भी प्रदान किया गया था। इसके अलावा विद्या बालन को सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इन 3 नामों को आपको याद रखना है। पहला मोदी को दिया गया था, दूसरा आपका आशा भोसले आपका दिया गया था पार्श्व गायिका के तौर पर, इसके अलावा संगीत के पंकज उदास को और फिल्म के लिए विद्या बालन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, मध्यकालीन भारत के कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए थे और उसको मिलान करना था। जहाँ तक मुझे पता चला कि 2 पुस्तक का नाम तो पता चल पाया है। एक था अब्दुल रजाक की पुस्तक का नाम, एक था आपका इब्न बतूता पुस्तक का नाम। तो अब्दुल रजाक की पुस्तक का नाम था मतला उस सरेन और मजला उल वरीन, और इब्न बतूता की पुस्तक का नाम था रिहला। बाकी 2 और कौन पुस्तक के नाम थे आप लोग बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। इसके अलावा मध्यकालीन भारत में कई विदेशी यात्री भारत में घूमने आए और बहुत सारे पुस्तकें लिखी, जिसमें से कुछ प्रमुख पुस्तकों का नाम यहाँ पर है, जैसा कि अल बरूनी ने तहकीक हिंद लिखा, किताबुल हिंद लिखा, और इसके अलावा इब्न बतूता रिहला नामक पुस्तक लिखा, फायान जो कि कोकी नामक पुस्तक लिखा, वेनसांग सियूकी नामक पुस्तक लिखा, ठीक है। बाकी और भी पुस्तकें होंगी जिसको हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मैत्रक वंश की राजधानी क्या थी? तो मैत्रक वंश की राजधानी की बात करेंगे तो मैत्रक वंश का राजधानी था आपका वल्लभी, ठीक है। तो मैत्रक वंश की राजधानी वल्लभी थी। वल्लभी जो वर्तमान गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है और एक प्रमुख व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र था। चीनी यात्री जो था वेनसांग वो अपनी यात्रा में वल्लभी का भी उल्लेख किया था। बाकी मैत्रक वंश की बात करते हैं तो इसकी स्थापना सेनापति भट्टारक के द्वारा किया गया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद स्वतंत्र हो गए थे। ये वंश लगभग 475 से 676 ईस्वी तक शासन करता रहा और मैत्रक शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और उन्होंने कई बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों का भी निर्माण किया था, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया वो पूछा गया कि दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था, ठीक है। दिल्ली का अंतिम सुल्तान की बात करते हैं तो ये आपका इब्राहिम लोदी था, जो कि लोदी वंश का शासक था। दिल्ली सल्तनत में जैसा कि आपको मालूम होगा 1206 से लेकर 1526 तक, ठीक है, 5 क्रमिक राजवंश शासन किया था। 5 राजवंशों में अंतिम राजवंश था लोदी वंश, जिसका शासक था इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली का अंतिम सुल्तान भी है जो कि बना था, ठीक है। इसके अलावा इब्राहिम लोदी के विषय में आपको मालूम होगा ये सिकंदर जो लोदी था उसका बेटा था या कहें तो उत्तराधिकारी था। 1517 में सिकंदर लोदी का मृत्यु होता है। इसके बाद ये शासक बनता है। फिर 1526 तक पानीपत का जब तक प्रथम युद्ध नहीं हो जाता है तब तक ये शासन संभाल रहा होता है, लेकिन पानीपत का युद्ध ये लड़ता है बाबर के साथ और हार जाता है। हारने के साथ इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके साथ ही लोदी वंश का अंत तो होता ही होता है, साथ में आपका दिल्ली सल्तनत का भी वंश होता है और मुगल साम्राज्य का उदय होता है, ठीक है। 5 राजवंशों को याद रखना है। इस्लाम राजवंश के मामलुक राजवंश, जैसे कि हम लोग गुलाम वंश के नाम जानते हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद और लोदी वंश, ठीक है। तो आज जो ई बुक आपका अपडेट होगा उसमें आपको दिल्ली सल्तनत से जुड़े सारे तथ्य आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो जो लोग ई बुक बाय करना चाहते हैं हम लोग बाय कर सकते हैं। बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि लेंस की क्षमता का एसआई इकाई होती है, यानी कि लेंस की क्षमता की एसआई इकाई आपसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका SSC MTS का जो एग्ज़ाम हुआ था 5 अगस्त 2019 को शिफ्ट 2 में वहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था आपका डायोप्टर। डायोप्टर की बात करते हैं तो लेंस या
प्रयुक्त दर्पण की माप की इकाई होती है। एक डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर और यह प्रमुख रूप से व्युत्क्रम लंबाई की एक इकाई है। इसे डी अक्षर से डिनोट किया जाता है। जैसा कि कल आपसे पूछा गया था EU से किसे डिनोट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर गोल्ड था। उसी प्रकार से पूछा जा सकता है डी से किसे डिनोट किया जाता है, तो डायोप्टर से, याद दिखेगा कैपिटल डी है। नेक्स्ट आपका है कि शिवराम हेगड़े कौन से नृत्य से संबंधित है। शिवराम हेगड़े की जब हम लोग बात करते हैं तो यह यक्षगान से संबंधित है। यक्षगान आपका कर्नाटक का एक लोक नृत्य है, कर्नाटक का आपका लोक नृत्य है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो यक्षगान जो है शिवराम हेगड़े है जो कि इसी से संबंधित है। बाकी यक्षगान से संबंधित कुछ और प्रमुख कलाकारों के बारे में हम लोग देखें तो शिवराम हेगड़े हुआ, सुब्रमण्यम धरेश्वर हुआ, कोटा शिवराम कारंत हुआ, इसके अलावा नेब्रू नारायण हुआ। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा कड तोक मंजुनाथ भागवत हुआ, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पटवारी का एग्जाम हुआ था 23 अक्टूबर 2021 को शिफ्ट 2 में भी पूछा गया था, जिसका राइट आंसर है आपका शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने निपुण, जिसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय समझ और संख्यात्मक के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल भारत योजना शुरू किया गया। इसके अलावा इसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की जरूरत को पूरा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मछली के हृदय की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें आपका 2 कक्ष होता है। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया होगा, जिसका डेटा अभी मेरे पास नहीं है, कहिएगा तो आपके सामने हम प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होता है। सभी कशेरुकियों में एक पेशीय हृदय होता है। मछली का हृदय 2 कक्षीय होता है, जिसमें एक कालीन होता है, एक नीले होता है। ठीक है, मछलियों में हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करता है, जिसे गलफोड़ों के द्वारा ऑक्सीजन युक्त किया जाता है और शरीर के अंगों तक पहुंचाया जाता है, जहां से ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय में वापस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दोहा डायमंड लिंग 2023 में किसने स्वर्ण पदक जीता। तो दोहा डायमंड लिंग की बात करते हैं तो इसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक है जो कि जीता था, जो कि 5 मई 2023 को 88.67 मीटर भाला फेंक कर यह उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2024 में जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, आपसे पूछा गया था 2023, लेकिन यहाँ पर 2024 मेंशन करना मजबूरी है। ठीक है, तो 2023 में भी आपका जाकिर हुसैन को पुरस्कार मिला है, 2024 में भी मिला है। तो पहले हम लोग 2024 को देखते हैं, फिर हम लोग 2023 को देखेंगे। तो 2024 में जाकिर हुसैन को 66वां ग्रैमी अवार्ड मिला है। इसके साथ ही 2023 में बात करते हैं तो 2023 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। हालांकि ग्रैमी पुरस्कार और पद्म विभूषण दोनों आपके ऑप्शन में था, लेकिन 2023 था तो पद्म विभूषण होगा, 24 होता तो आपका ग्रैमी अवार्ड होता। साथ में 2002 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड, 1988 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड। ये आपके तबला वादक थे, इस बात को भी याद रखना है। अल्लाह रखा के पुत्र हैं, अल्लाह रखा के बड़े बेटे हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है भाई, तो तबला से। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करती है। ठीक है, तो योग्यताएं निर्धारित करती है अनुच्छेद 57। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 57। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आपका 52 से लेकर 62 तक का अनुच्छेद आता है, जिसमें अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यकारी जो शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रियाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल से संबंधित। 57 पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता से संबंधित। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यताएं से संबंधित। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तों से संबंधित। 60 आपका राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के विरोध महाभियोग से संबंधित है और अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की रिक्तियों की स्थिति में चुनाव से संबंधित है। ठीक है, ये पूछा गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लघु या निम्न ज्वार कब बनता है। ठीक है, तो लघु या निम्न ज्वार की बात करते हैं तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण यानी कि 90 डिग्री पर हो तो दोस्तों आपका लघु या निम्न ज्वार बनता है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन था। लघु ज्वार भाटा जिसे कि हम लोग निप टाइड्स के नाम से जानते हैं, विशेषतः कमजोर ज्वार भाटा होता है जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तभी ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। और लघु ज्वार भाटा 1/4 चंद्रमा के दौरान उत्पन्न होता है जब पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन आपका दीर्घ ज्वार यानी कि स्प्रिंग टाइड उत्पत्ति होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों ही एक रेखा में हो। ठीक है, इसके अलावा बृहद ज्वार और लघु ज्वार के बीच अगर आपसे अनुमानित अंतराल पूछा जाता तो इसका राइट आंसर होता
7, ठीक है, लेकिन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया, जगन्नाथपुरी मंदिर में किन देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। तो जगन्नाथपुरी मंदिर की बात हम लोग करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां वहाँ पर स्थापित है। इसे तो भगवान श्री कृष्ण के अलावा भगवान जगन्नाथ जिसे कि श्री कृष्ण के नाम जानते हैं, बलभद्र जिसे बलराम के नाम से, सुभद्रा भगवान जगन्नाथ की बहन की भी मूर्तियां स्थापित हैं। इसके अलावा सुदर्शन चक्र की भी मूर्ति है, ठीक है, तो श्री कृष्ण ये आपके ऑप्शन में होगा। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। कण्व वंश का संस्थापक भी आज आपसे पूछा गया थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका MPHS-TAT वर्ग 1 2018 में जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था 9 फरवरी 2019 को शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका वासुदेव होगा। कण्व वंश का जो मूल ब्राह्मण था, राजवंश का नाम शासक कण्व के गोत्र के नाम पर रखा गया। इसके अलावा वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक, वासुदेव कण्व वंश का संस्थापक था। ऐसा माना जाता है कि वासुदेव कण्व ने शुंग वंश के देवहूति को मार डाला था और 72 ईसा पूर्व में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उन्होंने थोड़े समय के लिए शासन किया और भूमि मित्र द्वारा सफल हुआ, ठीक है। देवहूति के संबंध में आपके आज सेकेंड में पूछा गया था कि देवहूति ने कौन से वंश का स्थापना है जो कि किया था। इसके अलावा कण्व वंश की बात करते हैं तो साम्राज्य पूर्वी भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। कण्व वंश ने विदिशा को अपनी राजधानी होने का दावा भी किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि मार्लियो मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था। हालांकि आपका जो क्वेश्चन है इसके सुधारों से रिलेटेड आया था। 4-5 सुधार आपके ऑप्शन में दिए गए थे और उनमें से बताना था कि इनमें से कौन सा सुधार है जो कि मार्लियो मिंटो के द्वारा किया गया था या नहीं किया गया था। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी CIL MT मैकेनिकल 2020 ऑफिशियल पेपर में भी पूछा गया है, जो कि आपका 1909 में मार्लियो मिंटो सुधार होता है। मार्लियो मिंटो सुधार की बात करते हैं तो इसमें से कुछ प्रमुख बदलावों से ही संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं या गए हैं, ठीक है। वो है कि पहला तो विधान परिषदों का विस्तार किया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर अधिकारियों की संख्या बढ़ाई गई थी। अलग निर्वाचक मंडल है जो कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा पेश किया गया था। इसके अलावा प्रश्न पूछने का अधिकार है जो कि दिया गया था। परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार था, लेकिन बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। इसके अलावा भारतीयों की नियुक्ति से संबंधित भी प्रावधान इसी परिषद अधिनियम में किए गए थे। वायसरॉय की कार्यकारी परिषद और प्रांतीय कार्यकारी परिषदों में एक भारतीय की नियुक्ति का प्रावधान है जो कि किया गया था, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1919 को भी आपको दिमाग में रखना होगा। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लॉर्ड मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड आपका उस समय भारत का वायसराय था। जिस प्रकार आपका लॉर्ड मिंटो आपका भारत का वायसराय था सन 1909 में और मार्ले जो था वो आपका भारत का सचिव था, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर को डैश में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये 9 तारीख को भी ये प्रश्न बना था और ये प्रश्न आपका SSC CGL 6 दिसंबर 2022 शिफ्ट 1 में भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 2001, ठीक है। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के साथ, जो कि एक शहनाई वादक थे। इसके अलावा भारत रत्न से सम्मानित प्रमुख संगीतकारों के नाम देखें तो सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी MS सुब्बलक्ष्मी, जिसे 1998 में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरे पंडित रविशंकर हुए, सन 1999 में इन्हें सम्मानित किया गया था, जो कि एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। लता मंगेशकर को 2001 में, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, साथ में पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौड़ी चौड़ी घटना जो कि कब हुआ था, चौड़ी चौड़ा घटना कब हुआ था। ये क्वेश्चन आपके UPSSC रेवेन्यू लेखपाल प्रीवियस पेपर 1 जो कि 13 सितंबर 2015 में कंडक्ट हुआ है, वहाँ पूछा गया है। तो 4 फरवरी 1922 इसका राइट आंसर होगा। चौड़ी चौड़ा का घटना है जो कि गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश के चौड़ी चौड़ा में 4 फरवरी 1922 को हुआ, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिसने फिर गोलियां चलाई। इस घटना के हिंसक होने के बाद महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा ही अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड वैज्ञानिक को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर आपका 1908 होगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को 1908 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार तत्वों के विघटन और रेडियोधर्मी पदार्थों के रासायनिक में उनकी जांच के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो
तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यह है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि सन 1956 से लेकर 61 तक में चला था। तो उसी पर आधारित था पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस एक आपके बहुत बड़े सांख्यिकीविद हुए जिनका पूरा नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नीरू राज्य में एक जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है, वो आपका किस राज्य का था। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ प्रीवियस ईयर पेपर हेल्ड जो कि 25 नवंबर 2020 को शिफ्ट 2 में हुआ था, वहाँ पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश होगा। जल संरक्षण मिशन के द्वारा 1 मई 2000 को मतलब नीरू जल और आप कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई जल संरक्षण और गरीबी उन्मूलन पहल है। यह पहल जल संरक्षण के लिए राज्य, जिला और उप जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के प्रयासों के अभिसरण के द्वारा राज्य में मानव निर्मित सूखे और पानी की कमी पर काबू पाने पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी निम्नलिखित में से किस शहर में, ठीक है, तो किस शहर में था। ये तो पहले के शिफ्टों में पूछा जा चुका था, लेकिन आज जो पूछा गया था वो पूछा गया था कब स्थापित किया गया था। तो उसी समय हमने आपको बताया था कि सन 1954 में यह आपका स्थापित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका SSC MTS 2020 जो कि 27 अक्टूबर 2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है, ऑफिशियल पेपर है। आंसर क्या आप लोग के पास है, आप लोग जाकर मिला सकते हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी आपका इम्फाल में स्थित है और यह 1954 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका प्रबंधन जो है संगीत नाटक अकेडमी के अंतर्गत है जो कि आता है। यह मणिपुरी संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए एक प्रमुख संस्थान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस में जो कि 2 दिसंबर 2020 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर 7 होगा। इसके अलावा 2004 में अंतर्राष्ट्रीय संघ ऑफ हॉकी कबड्डी का गठन किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय संघ ऑफ कबड्डी का गठन किया गया था। इसके अलावा कुछ प्रमुख खेलों और उनके खिलाड़ियों की संख्या के बारे में हम लोग बात करें तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी प्रति टीम। फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7, खो खो में 9 खिलाड़ी होता है, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होता है, बेसबॉल में 9 होता है, पोलो में 4 होता है, बैडमिंटन में अगर सिंगल्स खेला जा रहा है तो प्रति खिलाड़ी 1, डबल्स में 2 होते हैं। टेबल टेनिस भी आपका सिंगल डबल्स में खेला जाता है, लॉन टेनिस भी सिंगल्स डबल्स में खेला जाता है, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से सबसे प्रसिद्ध रूप से जुड़ा हुआ है। हालांकि आपका क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि हरिप्रसाद चौरसिया को सन 2000 ईस्वी में कौन सा अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो सन 2000 ईस्वी में हरिप्रसाद चौरसिया को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर पद्म विभूषण होगा। ये जो क्वेश्चन है UPPCL AE ऑफिशियल पेपर जो कि 31 दिसंबर 2018 को शिफ्ट 2 में हुआ था, वहाँ भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बांसुरी होगा। हरिप्रसाद चौरसिया भारत के एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में होता है। एक बार ये भी क्वेश्चन बना था कि हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज हो चुका है वहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया अविचारणीय रूप से डैश के संविधान से प्रभावित है, तो इसका राइट आंसर UK होगा, जो कि UP पुलिस कांस्टेबल जो पेपर हुआ था 18 जून 2018 को शिफ्ट 1 में, वहाँ भी पूछा गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से और भी प्रमुख प्रावधान लिए गए हैं, जैसा कि संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट व्यवस्था, विशेषाधिकार रेट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदन सदन। इसके अलावा और कल भी हम लोग ने सारी चीज़ों को देखा था, तो थोड़ा सा आज हम लोग कम देखेंगे कि कौन कौन से प्रावधान कौन कौन से देश से लिए गए हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान को देखें तो केंद्र का मजबूत संघ कनाडा के संविधान से, संसद ब्रिटेन के संविधान से, प्रस्तावना संयुक्त अमेरिका के संविधान से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, DPSP आपका आयरलैंड के संविधान से, मौलिक कर्तव्य रूस या USSR के संविधान से, राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड के संविधान से, और आपातकाल जर्मनी के आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन होता है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी हस्तांतरित किया। हालांकि आपका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि सुल्तान जो है, जो भी सुल्तान है यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक, वो अपना जो राजधानी है दिल्ली से देवगिरी है जो कि हस्तांतरित किया था। ठीक है, तो किया था, लेकिन उसके पीछे आपका जो कारण था वो कारण था कि दिल्ली के लोगों को दंडित करना था। ये किसने कहा था ये पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका था इब्न बतूता। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि दिल्ली से देवगिरी जो राजधानी है उसको हस्तांतरित किया किसने। ठीक है, तो इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, जो कि
वेस्ट बंगाल पीसीएस, ठीक है, प्रीलिम्स 2017 का ऑफिशियल पेपर का ये क्वेश्चन है। बाकी आप लोग जानते हैं कहाँ का क्वेश्चन क्या है। तो 1329 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र, जो कि दिल्ली से महाराष्ट्र जो कि देवगिरी है, वहाँ पर हस्तांतरित कर दिया था। और इसका जो कारण है जो कि बताया गया था कि दिल्ली के लोगों को दंडित करना था, ठीक है, ये कहा था इब्न बतूता के रेला नामक पुस्तक में ये लिखा गया है, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर है। बाकी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान इब्न बतूता भारत की यात्रा करता है और 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रदरफोर्ड ने अपने अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग में कितने परमाणु मोटी सोने की पन्नी का चयन किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 1000 परमाणु, ठीक है। ये सोने की पन्नी लगभग 1000 परमाणु मोटी थी, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का ही चयन क्यों किया, तो प्रकीर्णन प्रयोग के लिए रदरफोर्ड एक ऐसी सीट चाहते थे जो यथासंभव पतली हो, चूँकि सोना सभी ज्ञात धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्धनीय है, इसलिए उन्होंने सोने का चयन किया था। और ये सोना का पन्नी लगभग 1000 परमाणु मोटा था, जो कि आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यटन किस प्रकार की बेरोजगारी है, ठीक है। तो पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटन आपका मौसमी बेरोजगारी है, यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह इसलिए है क्योंकि पर्यटन उद्योग में काम की मांग मौसम के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए कुछ पर्यटन स्थल गर्मियों में अधिक भीड़भाड़ वाले होते हैं, जबकि सर्दियों में कम पर्यटक आते हैं, तो उस महीनों में रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, इसलिए इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। बाकी बेरोजगारी के कुछ और भी प्रकार हैं, जैसा कि पहला मौसमी बेरोजगारी ही था, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें कृषि आता है, पर्यटन आता है, निर्माण आता है, ठीक है, जो कि मौसम के अनुसार बदलते रहता है, उसे ही हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा आपका है संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी कि स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये तब होता है जब किसी अर्थव्यवस्था में उद्योग की संरचना बदल जाती है, जिससे कुछ कौशल की मांग कम हो जाती है। उदाहरण के लिए तकनीकी उन्नति के कारण कुछ नौकरियां अप्रचलित हो जाती है, ठीक है, जैसा कि एआई वगैरह जो अभी आया है, उस प्रकार उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरा है चक्रवाती बेरोजगारी, यानी कि साइकिल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये बेरोजगारी आर्थिक मंदी के दौरान होता है, जब कुल मांग में कमी आती है, ये कंपनियां कर्मचारियों को निकालने लगती है। एक आपका है घर्षणात्मक फ्रिक्शनल है, ठीक है, ये आपका अल्पकालिक होता है, लोग नई नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। दूसरा है आपका अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि डिस्क्यूट एम्प्लॉयमेंट, ये आपका तब होता है जब अधिक लोग कृषि में काम करने लग जाते हैं, ठीक है, ये आमतौर पर किसी क्षेत्र में देखा जाता है। एक आपका है प्राकृतिक बेरोजगारी, जिसे हम लोग नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम जानते हैं। यह बेरोजगारी का वह स्तर है जो किसी अर्थव्यवस्था में समान रूप से होता है, जिसमें घर्षणात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी भी शामिल होता है, ठीक है। तो ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि हरिप्रसाद सुरैया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका SSC MTS का जो एग्जाम हुआ था 20 जुलाई 2022 को शिफ्ट 3 में पूछा जा चुका है। तो जो भी लोग आके ट्रेड देते हैं, चैनल को बंद कराने का, चैनल को पर FIR करने का, SSC को नोटिस भेजने का, तो सबसे पहले जाके मिला ले कि आपका ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था इस डेट को कि नहीं, ठीक है। आपके सहूलियत के लिए हम यहाँ पर डेट भी मेंशन कर दी है, आंसर की आप लोग के पास है, अगर नहीं है तो हमें बोलिएगा, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो हरिप्रसाद सुरैया का संबंध किस वाद्यंत्र से है, ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक या बांसुरी बजाते हैं, तो उसका भी राइट आंसर हरिप्रसाद सुरैया हो सकता है, अगर पूछा जाता है तब, ठीक है। तो हरिप्रसाद सुरैया का संबंध बांसुरी से है। बाकी इनका जन्म 1 जुलाई 1938 को हुआ। और एक बार ये प्रश्न बना कि हरिप्रसाद सुरैया का जो जन्म है वो आपका कहाँ पर हुआ था, तो इसको भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 2013 में एक आपका वृत्त चित्र फिल्म बना बांसुरी गुरु, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री है, जो कि हरिप्रसाद सुरैया के जीवन पर ही आधारित है। और उन्होंने गण सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार भी जीता है। 2021-22 पद्म भूषण 1992 में मिला है, पद्म विभूषण 2000 में मिला है। साथ में सत्य शरण की आधिकारिक जीवनी ब्रेथ ऑफ गोल्ड 2019 और सुरजीत सिंह की बांसुरी सम्राट हरिप्रसाद सुरैया की कुछ आत्मकथाएं का भी नाम है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि संविधान किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, सॉरी इसका हम डेट मेंशन करना भूल गए हैं कि किस एग्जाम में पूछा गया था। बाकी आप लोग बोलिएगा तो बता देंगे कि किस एग्जाम में पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका 63 होगा। भारत का उपराष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के राज्य के प्रमुख भारत के राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति होता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है और वरीयता के क्रम में दूसरा और राष्ट्रपति पद के उत्तराधिकारी की पंक्ति में पहला स्थान है, ठीक है। इसके अलावा भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है भारतीय गणराज्य के राज्यों के प्रमुख होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक का जो अनुच्छेद है भाग 5 वो आपका भारत के उपराष्ट्रपति से ही संबंधित है। तो कुछ अनुच्छेदों को देखते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 63 हुआ जो कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा,
उससे संबंधित है। अनुच्छेद 64 आपका उपराष्ट्रपति राज्यसभा राज्यों की जो परिषद है और प्रदेश अध्यक्ष होगा। जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि उपराष्ट्रपति जो होता है आपका राज्यसभा का प्रदेश सभापति भी होता है, ठीक है। तो इसका जो जिक्र है वो आपका किया गया है अनुच्छेद 64 में। बाकी अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति को कार्यालय में आकस्मिक स्थितियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या उनके कार्य का निर्वहन करना है, ठीक है, उससे संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 66 है, उसको भी देख लेना है, निर्वाचक मंडल से संबंधित है। 67 आपका 5 वर्ष का अवधि होगा, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 68 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो उसे भरना होगा, ठीक है, 6 महीनों के भीतर, ये भी है। 69 में आपका है शपथ ग्रहण है। इसके अलावा 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करना है। बाकी 71 में है राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित या उससे संबंधित मामले से संबंधित है, तो इसको भी याद रखना है। बाकी वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं वह हैं जगदीप धनखड़, ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डैश झील एशिया की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका NTPC CBT 2 2016 प्रीवियस पेपर में पूछा गया था, जो एग्जाम 18 जनवरी 2017 को शिफ्ट 1 में कंडक्ट हुआ था, ठीक है। तो उल्लर झील एशिया की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। उल्लर झील की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिला बांदीपोरा है। इसके अलावा ये झेलम नदी का विस्तार है। एक बार ये भी प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन सा झील झेलम नदी का विस्तार है, जिसका राइट आंसर उल्लर था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। बाकी टुलबुल जो परियोजना है ये आपका इसी झील के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो इसका भी राइट आंसर कैस्पियन सागर होता। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जो कि एग्जाम SSC CHL 5 जुलाई 2019 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था, जिसका राइट आंसर गोविंद बल्लभ पंत सागर था। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील को रिहंद बांध के नाम से भी है जो कि जाना जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा सोन नदी की सहायक नदी है और दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी ताजी पानी की झील बेकाल झील और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उल्लर झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एलोरा की गुफाएं का निर्माण किसने कराया था, तो एलोरा का जो गुफा है उसका जो निर्माण है वो दोस्तों कराया था राष्ट्रकूटों ने, जो कि आपका UP TGT 2021 800 पीसीएल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो राष्ट्रकूट इसका राइट आंसर होगा। एलोरा महाराष्ट्र में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये गुफाएं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा प्रसिद्ध अखंड रोहतक शैलकृत मंदिर, कैलाश मंदिर भी आपका यहाँ पर ही स्थित है। और राष्ट्रकूट वंश की बात करते हैं तो इसका संस्थापक था दंती दुर्ग। मान्यखेत को अपनी है जो कि राजधानी बनाया था। गोविंद तृतीय अमोघ वर्ष इस वंश का महान शासक था। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश धार्मिक दृष्टि से तो सही सुन था, लेकिन वे न केवल शैववाद और वैष्णववाद बल्कि जैन धर्म के भी संरक्षक थे, ठीक है। बाकी एलोरा में जो प्रसिद्ध रॉककट शिव मंदिर है 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। और राष्ट्रकूट वंश ने 10वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक दक्कन में शासन किया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका UPSC कैप पेपर 1 का ऑफिशियल पेपर है, जो कि 7 अगस्त 2022 को कंडक्ट हुआ है, जिसका राइट आंसर आपका रत्नावली है। इसके अलावा रत्नावली के अलावा नागानंद भी हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखा गया है। प्रियदर्शिका भी आपका हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा हर्षवर्धन एक आपका कौन था, तो ये आपका पुष्पवती वंश का शासक था, जिसका दरबारी कवि वानभट्ट था। वानभट्ट के द्वारा भी एक पुस्तक लिखा गया था कादम्बरी, ठीक है, तो ये भी इसको भी याद रखना है, क्योंकि आपके ऑप्शन में कादम्बरी भी ऑप्शन में दिया जाता है। बहुत सारे लोग वही क्लिक कर देते हैं, लेकिन ये जो पुस्तक है हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाकी हर्षवर्धन जो है वह वैश्यवर्ण का था। बाकी चीनी यात्री जो था ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बाकी भगवान शिव का परम भक्त था। और हर्षचरित्र प्रसिद्ध संस्कृत कवि वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जो हर्षवर्धन था उसके जीवनी पर हर्षचरित्र नामक पुस्तक भी लिखा गया है, जो कि वानभट्ट ने ही लिखा है, ठीक है। तो ये 5 पुस्तकों को याद रखना है, जिसमें से 3 आपका हर्षवर्धन ने और कादम्बरी, और हर्षचरित्र आपका वानभट्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 12 अगस्त 2022 को शुरू की गई स्माइल 75 पहल किसके पुनर्वास से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका SSC GD का जो एग्जाम हुआ था 8 फरवरी 2023 को शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था भीख मांगने में लगे लोगों के लिए, ठीक है। 12 अगस्त 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो समय थे वीरेंद्र कुमार, उनके द्वारा आपका स्माइल 75 पहल का शुभारंभ किया गया था, जिसका जो
फुल फॉर्म होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल ऑफ लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। बाकी उद्देश्य शहर, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाना और विभिन्न हितधारकों के समन्वित प्रयास के माध्यम से भीख मांगने में लगे लोगों के समग्र पुनर्वास की रणनीति बनाना, ठीक है। ये सबसे पहले लागू की गई थी गैर सरकारी संगठन और अन्य हितधारकों के सहयोग से चिन्हित 75 नगर निगमों में, इसको भी याद रखना है। बाकी अवधि की बात करते हैं तो 2025-26 तक की अवधि है। मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। आवंटित बजट की बात करते हैं तो 100 करोड़ रुपया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि शायद ये पूछा गया कि नहीं, कंफर्म नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए कि भारत ने पहला जो ओलंपिक स्वर्ण पदक है वो कब जीता था, ठीक है। तो भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ये क्वेश्चन आपका DSSB TGT नेचुरल साइंस मेल जनरल सेक्शन 29 सितंबर 2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था, ठीक है। जब भारत ने ओलंपिक मेडल जीता था पहला गोल्ड, उस समय के कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। जयपाल सिंह को टीम का कप्तान उस समय बनाया गया था। बाकी जयपाल सिंह को मारंग गोमके के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के बाद, जब भारत आपका स्वतंत्र हो गया 1947 में, उसके बाद भारत ने ओलंपिक में कब स्वर्ण पदक जीता था, तो इसका राइट आंसर होता है 1948 का लंदन ओलंपिक, ठीक है, जिसमें ब्रिटेन को हराकर ही जीता था भारत ने, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार T20 विश्व कप कब जीता है। भारत ने पहली बार T20 जो विश्व कप था 1983 में जीता था। फाइनल में वेस्ट इंडीज़ को हराया था और उस समय जो कप्तान थे भारत के वो थे कपिल देव। जो वर्तमान के जो आपके BCCI अध्यक्ष थे रोजर बिन्नी, उनके द्वारा 18 विकेट है जो कि लिया गया था, जो कि सबसे ज़्यादा था। बाकी सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मैच के जो मैन ऑफ द मैच थे मोहिंदर अमरनाथ थे। 1983 के बाद कहें तो भारत ने एक बार और है जो कि T20 नहीं, वनडे वर्ल्ड कप जीता है, जो कि 2011 में। भारत ने अब तक 2 बार ही क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप है जो कि अपने नाम किया है। 2011 में जब भारत ने आपका विश्व कप जीता था उस समय के कप्तान थे MS धोनी। फाइनल में श्रीलंका को हराया था। बाकी ICC विश्व कप 2011 का आधिकारिक शुभंकर अष्टम्पी हाथी था और इसका मेजबान अपना देश भारत ही कर रहा था। बस संयुक्त मेजबानी भी दिया गया था श्रीलंका और बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हेमिस महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो हेमिस महोत्सव की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। हेमिस महोत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध समारोह में से एक है। इस महोत्सव पर व्यक्ति स्वयं मुखौटा पहनकर नृत्य और गायन करते हैं। लामास के द्वारा किया जाने वाला अनूठा मुखौटा नृत्य हेमिस महोत्सव का ही मुख्य आकर्षण होता है। तो मुखौटा नृत्य कहाँ किया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो लद्दाख इसका आंसर होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया आपका कि शुद्ध निवेश यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। तो शुद्ध निवेश की बात करते हैं यानी नेट इन्वेस्टमेंट का, तो उसका मतलब है कि कंपनी ने पूंजीगत परिसंपत्तियों पर जो कुल रकम खर्च की है उसमें से उन परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास की लागत को घटा दिया जाए। यह आंकड़ा इस बात का पता लगाता है कि कंपनी के संचालन में इस्तेमाल होने वाले संयंत्रों, उपकरणों और सॉफ्टवेयर जैसे टिकाऊ सामानों पर कितना खर्च किया जा रहा है। आपका ऑप्शन इतना बड़ा नहीं होगा, कुछ स्मॉल सा कुछ दिया गया होगा जहां से आप लोग इसको देखकर आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ऑप्शन, आपका आंसर सही कौन सा है, ठीक है। तो ये पूछा गया क्यों। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और मृत्यु कब हुआ था, ठीक है। तो ओवरऑल आपसे शायद महात्मा गांधी का जन्म ही पूछा जाता है और पूछा जाता है या पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका 1869 होगा, ठीक है। महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में पोरबंदर में होता है, पोरबंदर जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा इनका मृत्यु जो है आपका 30 जनवरी 1948 को होता है, ठीक है। 2 अक्टूबर को इनका जन्म होता है 1869 में। 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। एक बार प्रश्न आपका ये बना कि महात्मा गांधी जी का जन्म आपका कहाँ हुआ, ठीक है। दिल्ली आपका प्रश्न में शामिल था कि महात्मा गांधी जी का जन्म दिल्ली में कहाँ हुआ था, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न बना था, ठीक है। बहुत सारे लोग उसमें गलती भी कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि महात्मा गांधी जी का जन्म दिल्ली में कहाँ हुआ था। दिल्ली तो सबको पता था लेकिन दिल्ली में कहाँ हुआ था ये किसी को पता नहीं था, ठीक है। तो नई दिल्ली स्थित आपका बिरला भवन में हुआ था। जब वो आपका संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दिया था और उसी समय उनका निधन हो गया था 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया 8 नवंबर 2020 को शिफ्ट 2 में, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा इसका जो राइट आंसर है आपका 1927 है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना आपका 1927 में होता है। और अखिल भारतीय अस्थायी तौर पर जो अखिल भारतीय ओलंपिक समिति था उसका गठन 1923-24 में होता है, ठीक है। और 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रबंधक हैरी क्रोबक के साथ 8 एथलीटों का दल भेजा गया था, ठीक है। लेकिन भारत जो पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिया था
वो आपका 1900 में लिया था, ठीक है। 1900 पेरिस ओलंपिक हुआ था। देश का प्रतिनिधित्व जो कर रहा था आपका एंग्लो इंडियन नॉर्मन पिचेट कर रहा था, जो उस समय आपका पेरिस में छुट्टियां मना रहा था, ठीक है। लेकिन दल की बात करेंगे तो दल आपका 1924 के पेरिस ओलंपिक में भेजा गया था, ठीक है। इसने भारतीय ओलंपिक संघ की बात करते हैं तो भारत में खेलों का विकास संस्थाओं की स्थापना को गति देता है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे आपके सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोरान थे, तो इसको भी याद रखना है। साथ में यहाँ पर आपका कुछ स्पोर्ट फेडरेशन और उसकी स्थापना से संबंधित यहाँ पर फैक्ट्स हैं। ये आपके एक स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है, आप लोग में से कोई एक थे जो भेजा है, ठीक है। बहुत ही मेहनत करके भेजा गया है, तो आप लोग इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इंडियन हॉकी फेडरेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1925 में किया गया। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1920 में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में। ऑल इंडिया बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1950 में। ऑल इंडिया बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना बेसबॉल फेडरेशन की स्थापना 1983 में। ऑल इंडिया रेसलिंग फेडरेशन की स्थापना 27 जनवरी 1967 को। ऑल इंडिया टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1926 में, ठीक है। इसके अलावा ऑल इंडिया बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की स्थापना 1951 में। ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन की स्थापना 1950 में। एथलेटिक फेडरेशन इंडिया की स्थापना 1946 में। खो खो फेडरेशन इंडिया की स्थापना 1978 में। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में। ऑल इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन की स्थापना 1949 में। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में। मलखंभ फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 में। नेटबॉल का 1978 मार्च में। इसके अलावा ब्रिज फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना आपका 1975 में। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना आपका 1954 में। इसके अलावा शूटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में। इसके अलावा स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 में। इसके अलावा जो है वह है ऊशु, ठीक है, ऊशु एक खेल है, उसकी स्थापना 1989 में हुआ था। पोलो की बात करेंगे तो 1992 में हुआ था। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में। इंडियन पारा ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1932 में। पैरा ओलंपिक का भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका फंडिंग यानी तलवारबाजी फेडरेशन की स्थापना आपका 1997 में। इंडियन गोल्फ यूनियन की स्थापना 1955 में। और हॉर्स राइडिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना आपका 1967 में किया गया था, ठीक है। तो इन सभी को याद रखिएगा और जिनका भी है उनके लिए एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि राजा राज प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था। SSC MTS में ये प्रश्न पूछा गया 7 जुलाई 2022 को शिवपुर में, जिसका राइट आंसर 947 से 1014 ईस्वी तक का था, ठीक है। राजा राज प्रथम जिसे राजा राम महान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक आपका चोल सम्राट था और 1985 से 1000 ईस्वी तक शासन किया और इस समय दक्षिण में सबसे शक्तिशाली राजा था, ठीक है। इसके अलावा राजा राज योग प्रशासक भी था। चोल की राजधानी तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया था। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। पहले तो आता है कि बृहदेश्वर मंदिर आपका स्थित कहाँ है, दूसरा आता है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण है जो कि किसने कराया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं तो इसको भी याद रखना है। बाकी 1000 ईस्वी में भूमि सर्वेक्षण मूल्यांकन परियोजना शुरू की और मृत्यु 1014 में हो गया राजा राज की। इसके बाद उसका पुत्र राजेंद्र चोल आपका उसका उत्तराधिकारी बना था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद सबरी खान डैश से खिलाड़ी थे। तो सेशल एग्जाम 3 जून 2022 सेप्टेम्बर में पूछा गया, जिसका राइट आंसर था सरंगी, ठीक है। उस्ताद जो सबरी खान है सरंगी वादक के, जन्म 21 मई 1987 को होता है, सनिया घराने के सदस्य हैं। बाकी इनके पिता उस्ताद चज्जू खान भी हैं, दादा उस्ताद हाजी मोहम्मद खान हैं, इनका भी संबंध आपके सरंगी सही होगा। साथ में इनको बहुत सारा पुरस्कार भी मिला है, जैसा साहित्य कला परिषद पुरस्कार। इसके अलावा उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1990 में, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1986 में। इसके अलावा पद्मश्री आपका 1992 में, पद्म भूषण आपका 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 51A का संबंध आपका किससे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किए हैं। ये क्वेश्चन आपका DSSB इलेक्ट्रिक 22 जून 2022 सेप्टेम्बर में पूछा गया। तो अनुच्छेद जो 51 है वो खंड अनुच्छेद 51A का खंड के है, जो कि अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए माता पिता या अभिभावक या जैसा भी मामला हो 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच आपका प्रदान करता है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ये जोड़ा गया था। इसके साथ ही अनुच्छेद 51A भी, अनुच्छेद 21A भी वहाँ पर जोड़ा गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। अगर आपने SSC CHL का अगर आपने PDF बाय किया होगा, ठीक है, 2024 वाला, तो उसमें आपका 171 पेज नंबर पर आपको यहाँ पर साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11 मौलिक कर्तव्यों को ऐसा नहीं कि 51A 11 नंबरिंग करके दिया गया है। 51A का स्मॉल A, 51A का स्मॉल B, उसी प्रकार 51A का स्मॉल K,
ठीक है, उस प्रकार यहाँ पर आपको सजाया गया है। तो इसको अगर परचेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश का स्थापना किसने किया? तो पुष्यमित्र शुंग इसका राइट आंसर है। शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था और उसी ने इसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना है जो कि कर दिया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। मालविकाग्निमित्रम को याद रखिएगा, कालिदास के द्वारा रचित है। शुंग ने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को जीत लिया था उसके अनुसार। ठीक है, इसके अलावा राजवंश की राजधानी आपका पाटलिपुत्र बिहार था और कुछ समय बाद मध्य प्रदेश के विदिशा में हस्तांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया था? तो राइट आंसर होगा जेम्स रेल ने। और कब बनाया था? तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है आपका, कहीं 1767 देता है, कहीं 1789 देता है, कहीं 1783 देता है। ठीक है, अगर किन्हीं को कन्फर्म मालूम है तो बताइएगा, बाकी हम इसको वेरीफाई करके आपको PDF में दे देंगे। किसने किया था? तो जेम्स रेल ने किया था, इस बात को भी याद रखिएगा। और इससे पहले भी बहुत प्राचीन नक्शे जो कि बनाए गए थे, उदाहरण की बात करें तो गणित के भूगोल पिता एरोटोस ने 300 ईसा पूर्व में भारत का नक्शा तैयार किया था, इसके बाद टोलमी ने किया। ठीक है, तो यही है। नेक्स्ट आपका है कि यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सीरियस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया 4 सितंबर 2022 को, जो कि इसका राइट आंसर अनंत था, अनंत पर बनेगा। लेंस दो प्रकार का होता है, अवतल लेंस, अवसारी लेंस, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस। ठीक है, इसको भी याद रखना है। बाकी जो फिगर है आपको कहाँ पर बन रहा है तो आप इस फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि आपका अनंत पर है जो कि बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रमण धातु किस ब्लॉक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका डी ब्लॉक होगा। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण धातु तत्व के नाम से जाना जाता है। ये अपने अपूर्ण डी उपकोष के कारण परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है। अगला है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 80 राष्ट्रसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित करता है? तो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद राष्ट्रसभा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, जो कि SSC जेई 24 मार्च 2021 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था आपका अनुच्छेद 80। लेकिन अनुच्छेद 80 में राष्ट्रसभा की अधिकतम संख्या के बारे में बताया गया है, वो आपका 250 है, इसको भी याद रखना है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं। इसके अलावा आपका लोकसभा की संरचना की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 81 है, और ओवरऑल संसद की बात करते हैं तो संसद का अनुच्छेद आपका 79 है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। संसद में आपका 2 सदन होता है, तो एक आपका राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, एक आपका लोकसभा होता है। ठीक है, तो उच्च सदन है बड़ा है तो पहले आएगा तो 80 होगा, और लोकसभा बाद में आता है तो 81 होगा। ठीक है, इस प्रकार करके रिलेट करके याद रखिएगा। अगला है कि एल नीनो जलधारा जो है जो कि कहाँ पर घटित होता है? तो एल नीनो जलधारा की बात करेंगे तो पेरू के तट पर ही आपका घटित होता है, और एल नीनो छोटे बच्चे को संदर्भित करता है। ये दक्षिण अमेरिका में पेरू के तट पर मध्य और पूर्वी मध्यवर्ती प्रशांत क्षेत्र में घटित होता है। इसका नाम बालिशा के नाम पर इसलिए रखा गया क्योंकि दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट पर प्रशांत महासागर के क्षेत्र में गर्म जल अक्सर क्रिसमस के दौरान होता है। ठीक है, तो पहला चीज़ कि ये एल नीनो आपका गर्म जल धारा है। दूसरा कहाँ पर? पेरू के तट पर, किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होता है? तो लौटते मानसून के दौरान वर्षा होता है तमिलनाडु में। ये जो क्वेश्चन है आपका SSC CHSL एग्जाम 2023 का जो Tier 1 का हुआ था 3 अगस्त 2023 को शिफ्ट 2 में भी हूबहू पूछा गया। तो तमिलनाडु में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है, जिससे उत्तर पूर्वी मानसून या मानसून के बाद के मौसम के रूप में जाना जाता है। लौटता हुआ मानसून भारतीय उपमहाद्वीप से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर सितंबर से दिसंबर तक होता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान होती है वर्षा, और जून से सितंबर तक रहता है। दूसरी ओर तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान शुष्क मौसम का अनुभव होती है और अपनी वर्षा के लिए लौटते मानसून पर निर्भर रहता है। ठीक है, साथ में तमिलनाडु की कृषि विशेष रूप से इसकी चावल और बाजरा के फसलें लौटते हुए मानसून पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। इसके अलावा अगर आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज वो नहीं होगा तो क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका यह होगा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होता है? ये क्वेश्चन भी आपका SSC CGL 2022 Tier 1 का जो एग्जाम हुआ था 13 दिसंबर 2022 को, सेम आंसर है, तमिलनाडु इसका राइट आंसर था। इसके अलावा ये नॉर्थ ईस्ट मानसून इन इंडिया को आप लोग देख सकते हैं, इधर से आपका आ रहा है बारिश और इधर आपका तमिलनाडु में जाकर हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी भारत का जो मानसून है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला दक्षिण पश्चिमी मानसून है, दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022-23 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है जो कि किसने जीता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका हो जाएगा मुंबई। ठीक है, 2022-23 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब मुंबई ने जीता था। फाइनल में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आपका भारत में वार्षिक T20 टूर्नामेंट है, जो कि 2022-23 15वां संस्करण था, जो कि 11 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर 2022 तक खेला गया था। सभी 38 रणजी टीमों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, साथ में आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि 2023 आपका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता था? तो ये आपका पंजाब ने जीता है। बड़ोदरा को ये आपका हराया था, और ये आपका 16वां संस्करण था। ठीक है, तो याद कीजिएगा 23-24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा
जा सकता है या गया कि छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि छठ पूजा जो है मुख्य रूप से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो इसका राइट आंसर आपका बिहार था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि किस भगवान की पूजा की जाती है, तो भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, छठी मैया की पूजा की जाती है। 4 दिनों का यह त्यौहार होता है जिसका उद्देश्य भगवान सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त करना है, परिवार की भलाई करना है और प्रार्थना प्रार्थना करना है। मुख्य रूप से तो बिहार में, इसके अलावा यह त्यौहार झारखंड में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की है। ये क्वेश्चन आपके DMRC CRA पेपर 1 जो कि 18 फरवरी 2017 को शिफ्ट 3 में हुआ था, वहाँ भी पूछा गया है। तो अब कुछ लोग आएंगे और कमेंट करेंगे कि ये हम SSC CGL के लिए देख रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि कल हमने एक क्वेश्चन आया था जो कि आपका वो RRB NTPC में पूछा गया था, तो एक स्टूडेंट का कहना था कि हम SSC CGL का देख रहे हैं कि रेलवे का देख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उनको पता लगाने के लिए बता दें कि अगर आपके लिए जो RBI है उसका गठन का सिफारिश अगर हिल्टन यह आयोग करता है, तो SSC एग्ज़ाम के लिए भी इसका जो सिफारिश है हिल्टन आयोग ही करेगा। ठीक है, ये आपके चेंज नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिए। और जो चीज़ यहाँ पर बताई जाती हैं उस चीज़ को थोड़ा सीरियस लीजिए। ठीक है, तो हिल्टन आयोग कमीशन ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश किया था। बाकी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में होता है, 1 अप्रैल का वो दिन होता है। अधिनियम की बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण पूछा जाएगा तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण भी किया जा चुका है। वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं आपके शक्तिकांत दास हैं, तो इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार की बात करते हैं तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमने बहुत बार देख चुका है, 4 दिन अभी तक 4 दिन हम लोग देखे हैं। चारों दिन में एक कभी ना कभी कोई ना किसी शिप में ये भी प्रश्न हम लोग देखे ही होंगे। ये प्रश्न आपका DSSB सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 3 अप्रैल 2022 को, वहाँ भी पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका आयरलैंड होगा। ठीक है, आयरलैंड होगा। आइलैंड से आपका DPSP की जो अवधारणा है वो आपका लिया गया है। इसके अलावा संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं तो भारत के संविधान भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 DPSP का प्रावधान करता है, आइलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि अलग अलग देश से लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, जैसा कि आइलैंड से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रसभा सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, फ्रांस के संविधान से गणतंत्र प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श, ब्रिटेन या UK के संविधान से संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार या द्विसदनीय प्रणाली भी लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो लक्ष्य सेन की बात करेंगे तो क्वेश्चन आपका 4 खिलाड़ियों का नाम दिया गया था और मिलान करना था, जिसमें से एक नाम तो पता लग सका है आपका कि लक्ष्य सेन का था। बाकी 3 और क्या नाम थे मुझे तो अभी तक नहीं मिले हैं। बाकी जैसे ही मिलेंगे हम टेलीग्राम चैनल पर जो PDF आपको जाएगा वहाँ पर अपडेट कर देंगे। बाकी आप लोगों में से जो भी लोग एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि और वो 3 नाम कौन सा था। ये क्वेश्चन आपका SSC कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो 11 जनवरी 2023 को हुआ, शिफ्ट 2 में वहाँ भी पूछा गया है। ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा वह होगा आपका बैडमिंटन। ठीक है, लक्ष्य सेन जो है वो आपका बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। 2018 एशियाई जूनियर चैंपियनशिप और मिश्रित टीम स्पर्धा में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। 2021 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक, 2022 में राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक और नवंबर 2022 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सुंदरी का पेड़ किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। तो सुंदरी का पेड़ की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका REET 2011 लेवल 2 सोशल स्टडीज़ हिंदी इंग्लिश संस्कृत ऑफिशियल पेपर का ये क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर आपका ज्वारीय जंगल होगा। मैंग्रोव ज्वारीय वन ज्वार से प्रभावित तटों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शायद आपका ऑप्शन में मैंग्रोव वन भी दिया गया हो। इन जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर एक प्रसिद्ध जानवर है। इन जंगलों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और सांप भी पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव एक झाड़ीदार छोटा पेड़ है जो तटीय खारे पानी में उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को साक्षरता दर को घटते क्रम में सजाना था, यानी कि सबसे ज़्यादा
साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश का है? उस क्रम में 4 ऑप्शन थे। वो 4 में आपका एक पुडुचेरी था, सॉरी एक आपका लक्षद्वीप था, दूसरा दिल्ली था, तीसरा दमनदीप था और चौथा आपका पुडुचेरी था। ठीक है, तो इसी क्रम में सजाना था, लक्षद्वीप, दिल्ली, दमनदीप और पुडुचेरी। इसके बाद आपका चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दादरा नगर हवेली है। तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप का साक्षरता दर आपका 92.28% है, दिल्ली का 88.7% है, दमनदीप का 87.0% है, पुडुचेरी का 86.55% है। ठीक है, इस प्रकार करके है, बाकी याद रखना है बाकी क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि पुस्तक रामचरित्र के लेखक कौन है? पुस्तक का आपका जो लैंग्वेज आया था, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, सुनने पर ध्यान दीजिएगा, जो वहाँ पर लिखा गया उस पर नहीं। आपका आया था कि पुस्तक जो रामचरित्र है जिसके लेखक संध्याकर नंदी है, वो किस राजा पर आधारित पुस्तक है? जिसका राइट आंसर था रामपाल। ठीक है, रामपाल जो कि पाल वंश का एक शासक है, उसी पर आधारित पुस्तक है जो कि संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया है। तो उसको भी याद रखना है। राजा रामपाल पर आधारित पाल वंश का शासक था, जिन्होंने 11वीं सदी में बंगाल और बिहार पर शासन किया था। पाल वंश का स्थापना किसने किया? कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि MS सुब्बालक्ष्मी पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो राइट आंसर आपका तमिलनाडु होगा। MS सुब्बालक्ष्मी पुरस्कार तमिलनाडु राज्य के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार कर्नाटक संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक से आया। क्या आया था उसका तो आइडिया मुझे अभी तक नहीं लग सका है, लेकिन टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करते हैं तो भारत ने उसमें टोटल 19 पदक अपने नाम किए थे, जिसमें से 5 स्वर्ण था, 8 रजत था और 6 कांस्य पदक था। ठीक है, जिसमें से भावना पटेल आपका वुमेन्स सिंगल्स टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल ली थी, निशांत कुमार आपका हाई जंप में सिल्वर मेडल, अवनी लखेड़ा आपका शूटिंग में गोल्ड मेडल, देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल, सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल, योगेश कुथुनिया की बात करते हैं तो डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल, सुमित अंतल जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, सिंह राजा दाना की बात करते हैं तो एयर पिस्टल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल, मणिपन थंगावेलु हाई जंप में सिल्वर, शरद कुमार हाई जंप में ब्रॉन्ज, प्रवीण कुमार हाई जंप में सिल्वर, अवनी लखेड़ा शूटिंग में ब्रॉन्ज, हरविंदर सिंह आपका आर्चरी में जीता था ब्रॉन्ज, मनीष नरवाल ने जीता था मेंस 50 पिस्टल में गोल्ड, सिंहराज सिंह अधाना आपका सिल्वर मेडल पिस्टल में, प्रमोद भगत बैडमिंटन में गोल्ड, मनोज सरकार बैडमिंटन में ब्रॉन्ज, सुहाज यतिराज की बात करते हैं तो सिल्वर मेडल बैडमिंटन में, कृष्ण नागर की बात करते हैं तो बैडमिंटन में गोल्ड। ठीक है, इस प्रकार करके जीता गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया था आपका स्पाइन, तो इसका राइट आंसर स्पाइन होगा, जो रीड है, फूल का हिस्सा नहीं है। फूल के मुख्य भाग की बात करते हैं तो बाह्यदल है, जो कि फूल के भारी भाग जो फूल के निकलते समय उसकी रक्षा करते हैं। पंखुड़ियाँ हैं जो कि भाग है जो कि परागकणों को फूल की ओर आकर्षित करता है। पुकेंसर जो कि फूल का नर प्रजनन अंग है। कार्पेल है जो कि फूल का मादा प्रजनन अंग है, जिसे पिस्टाइल या गाइनोइकियम के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में डैश में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL 2020 के T1 में भी पूछा गया था 1 दिसंबर 2022 को शिफ्ट 2 में जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बनारस होगा। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया। जोनाथन डक्कन और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना है जो कि किया था, और जोनाथन डक्कन ने भारतीय शिक्षा के लिए ब्रिटिश समर्थन को प्रदर्शित करने के लिए संस्कृत वांग्मय को विकसित और संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कॉलेज की स्थापना का भी सुझाव दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फसल जायद की फसल नहीं है? ऑप्शन में आपका दिया गया था राइस, जो कि आपका जायद फसल नहीं है। राइस की बात करते हैं तो यह एक आपका खरीफ फसल है। खरीफ फसल को मानसून फसल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी मानसून के मौसम में खेती की जाती है। यह फसलें बारिश के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है। चावल हो गया, मक्का, बाजरा, रागी, शरबत, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि सभी खरीफ फसल का उदाहरण है। जायद फसल की बात करते हैं तो जायद की फसल खरीफ और रबी फसल के मौसम के बीच एक छोटा सा मौसम है, और इस मौसम में उगाई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। कद्दू, ककड़ी, तरबूज, करेला ये सभी आपकी जायद फसल के उदाहरण हैं। रबी फसल की बात करते हैं तो ये वो फसल हैं जिन्हें मानसून के मौसम के अंत में या सर्दियाँ के मौसम की शुरुआत में बोया जाता है। इन फसल को सर्दियों की फसल के रूप में जाना जाता है। गेहूँ, सरसों, दाल, जौ आदि ये सब आपका रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? आज ही हम लोग फर्स्ट में इसको देखे थे कि आपका जब राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद आया था, जो कि 80 अनुच्छेद संबंधित है, उसी में हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए नामित किए जाते हैं। राज्यसभा को राज्यों की परिषद भी कहते हैं। अधिकतम संख्या 250, वर्तमान में 245 है,
और लोकसभा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है, 79 में संसद का वर्णन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को देश का अधिकार देता है। ये क्वेश्चन आपका MP फॉरेस्ट गार्ड 25 मई को 2023 में एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया। तो संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश की घोषणा करने का अधिकार आपका अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को देता है। जब आपका कोई भी सत्र वगैरह नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति को लगे कि देश में कानून का जरूरत है तो वह देश के माध्यम से वो कानून है जो कि ला सकता है, लेकिन अध्यादेश को संसद के द्वारा 6 सप्ताह के भीतर पुनः अनुमोदित किया जाना चाहिए, नहीं तो वो निरस्त हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। बाकी फखरुद्दीन अली अहमद ने भारत में सबसे अधिक अध्यादेश जारी किए हैं। अगर किसी राज्यपाल को लगता है कि हाँ मेरे राज्यों में अगर सत्र नहीं चल रहा है और आपका कानून बनाने की आवश्यकता है तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, इस बात को भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार के लिए गैर कर राजस्व का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर फाइनेंस ऑप्शन में दिया गया था। सरकार की गैर कर प्राप्तियां सरकार की ओर सभी राजस्व प्राप्तियां हैं जो सरकार की कर प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर। उदाहरण के लिए शुल्क, जुर्माना, राजकोषीय छूट, उपहार, अनुदान, निवेश पर ब्याज और लाभांश आदि इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 महिला प्रीमियर लीग में प्लेयर ऑफ द लीग कौन बनी थी। तो इसका राइट आंसर हेली मैथ्यूज होगा। 2023 प्रीमियर लीग में प्लेयर ऑफ द लीग का खिताब हेली मैथ्यूज को मिला था। उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। और 2023 का जो महिला प्रीमियर लीग था WPL, उसका खिताब भी मुंबई इंडियंस ने जीता था, यानी कि रनअप रहा था दिल्ली कैपिटल। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग 2023 से अन्य पुरस्कार की बात करते हैं तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सिफारी वर्मा को दिया गया था। बेस्ट बॉलर का अवार्ड शाइका इसाक को दिया गया। बेस्ट बैटर का अवार्ड नताली वरंत को दिया गया और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड आपका हेली मैथ्यूज को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्रिंगर रिगेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर RMGX होगा। द जनरल फॉर्मूला ऑफ रिगेंट इज RMGX। एग्जाम्पल इंक्लूड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया BFW विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भारत में किस वर्ष होगी। ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL 2021 3 जून 2022 के शिफ्ट 3 में भी पूछा गया। राइट आंसर 2026 होगा। 2026 BWF विश्व चैंपियनशिप प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली BWF के प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट का 31वां संस्करण होगा, 2026 में आयोजित होना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डैश के रूप में आपका वर्णित किया है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस SI दरोगा में भी पूछा गया था 7 नवंबर 2021 को शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है ये आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने DPSP को लेकर है जो कि कहा था। बाकी DPSP का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36-51 में है और इसका यह आयरन के संविधान से लिया गया है। साथ में अनुच्छेद 32 को भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कुछ कहा है, संविधान के हृदय और आत्मा का रूप में वर्णित किया है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है आपका कि गांधी इरविन समझौता कब किया गया था। ये क्वेश्चन आपका RRB JEE CBT 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग 19 सितंबर 2019 के शिफ्ट 2 में पूछा गया। राइट आंसर आपका 1931 होगा। गांधी इरविन समझौता लंदन में महात्मा गांधी वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर जो कि किया गया था। एक बार कल परसों पूछा गया 1930 में आपका वाइसरॉय कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। अगला है मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आपका HP TET 2023 का ऑफिशियल पेपर में भी पूछा गया था। तमिलनाडु के पूर्व में कल हम लोग ने आपका 18 बायोस्फीयर रिजर्व को देखा था कौन कहाँ स्थित है। ठीक है, उसमें हमने मन्नार की खाड़ी के बारे में बताया था। इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु होगा। बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित मन्नार की खाड़ी भारत के सभी मुख्य भूमि से जैविक रूप से सबसे समृद्ध तटीय क्षेत्रों में से एक है। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में तमिलनाडु में मन्नार क्षेत्र की खाड़ी 4 प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में से एक है। अन्य गुजरात, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक दक्षिण में चल रही है। भारत देशांतर इतना से इतना अक्षांश के साथ इतना से इतना तक स्थित है। ठीक है, इसको सुधार कर देंगे आपका, तो PDF में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किसे अकबर ने खाना की उपाधि दी। तो राइट आंसर मिर्जा अब्दुल रहीम खान होगा। अकबर ने मिर्जा अब्दुल रहीम खान को खाने की उपाधि दी थी। तबीयत खराब है थोड़ा सा, ठीक है, पिछले कई दिनों से डेंगू से पीड़ित हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आवाज़ को लेकर। ठीक है, तो खाने की उपाधि मिर्जा अब्दुल रहीम खान को दिया गया था। ठीक है, बाकी ये आपका नवरत्न था, अकबर का नवरत्न था, 9 रत्न था जिसे नवरत्न के रूप में जाना जाता है। राजा बिनमल हुआ, तानसेन हुआ, अबुल फजल हुआ, फैजी हुआ, राजा अमान सिंह हुआ, राजा टोडरमल हुआ, मुला दो प्याजा हुआ, फ़कीर अज़ियाउद्दीन हुआ, अब्दुल रहीम खाना हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अकबर की बात करते हैं तो 1556 में शासक बनता है। कन्नौज में इसका राज्याभिषेक होता है, 1605 तक रहता है। ठीक है, उसके बीच आपका ये हुमायूं का पुत्र था और 13 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठता है। मनसबदारी प्रथा की भी शुरुआत इसने किया था। बाकी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उससे
जानवरों से संबंधित मिलान करने को आया था। क्या क्या दिया गया था ये तो पता अभी तक नहीं चल पाया है, बाकी चलता है तो उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। बाकी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। प्रमुख जानवर की बात करते हैं, बाघ, हाथी, हिरन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है, एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है, स्याही शेर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं मध्य प्रदेश में तो बाघ बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर की बात करते हैं राजस्थान जो कि बाघ तेंदुआ असोल्ट बियर के लिए है। साइलेंट वैली केरल में है जो कि शेर पुच्छ मकाक हाथी के लिए प्रसिद्ध है। हेमिस आपका लद्दाख में है जो कि हिम तेंदुआ आदि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडा एसिड अग्निशामक में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड है। ये सबसे कुशल घर में आग बुझाने वाला यंत्र है। इसमें एक मजबूत लोहे के बर्तन में एक साइड डिस्चार्ज नोजल होता है और लोहे के बर्तन को सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से भरा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में किसने उपग्रह बंदरगाह विकसित किया, तो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जिसे नन्हा शव बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह आपके सही उत्तर है क्योंकि यह भारत में विकसित उपग्रह बंदरगाहों में से एक है। और उपग्रह बंदरगाह की बात करते हैं तो उपग्रह बंदरगाह यानी कि सैटेलाइट पोर्ट आखिरकार कहाँ किसे जाता है, तो सैटेलाइट पोर्ट अतिरिक्त कार्गो ट्रैफिक को संभालने, भीड़भाड़ को कम करने के लिए मौजूद प्रमुख बंदरगाहों की निकटता में विकसित आंतरिक बंदरगाह है। यह बंदरगाह विकल्प के रूप में काम करने, मुख्य बंदरगाह पर बोझ को कम करने, रणनीतिक रूप से स्थित है। ये विभिन्न प्रकार के कार्गो को संभालने के लिए समान सुविधा और बुनियादी ढांचों से लैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, तो इसका राइट आंसर था टॉर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वी नो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन और एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो पावर इक्वल टू एनर्जी बटा टाइम और टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस रोटेशन। ठीक है, नाउ बाय द फॉर्मूला डायमेंशन ऑफ टर्म्स, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज ml_t-2, डायमेंशन ऑफ एनर्जी ml2t-2, डायमेंशन ऑफ पावर ml2t-3 और डायमेंशन ऑफ टॉर्क ml2t-2। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी एंड डायमेंशन ऑफ टॉर्क का जो फॉर्मूला है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रख्यात नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं, तो रंजना गौहर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ओडिसी होगा। रंजना गौहर को ओडिसी नृत्य के लिए क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 2003 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साथ में राष्ट्रीय संगीत अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश को लिंगानुपात का घटते क्रम में आपको लगाने के लिए आया था। 4 केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया गया था और उसको सजाना था, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उससे कम कहाँ पर है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश के लिंगानुपात की बात करते हैं घटते क्रम में 2011 की जनगणना के अनुसार तो पुडुचेरी का 1037 है, लक्षद्वीप का 946 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 878 है, दिल्ली का 868 है, चंडीगढ़ का 818 है, दादरा नगर हवेली का 774 है, दमन द्वीप का 618 है और इसी सीक्वेंस में आपको सजाना था। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुर्दा विद्रोह किस वर्ष हुआ था। खुर्दा विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपका 1817 में होता है। 1817 का खुर्दा विद्रोह उड़ीसा के खुर्दा जिले में हुआ था। इसे पाइका विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था। इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो आपका बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया था, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ निकट जनीन का संबंध है, तो निकट जनीन की बात करेंगे तो इनका संबंध है मुक्केबाजी से। निकट जनीन भारतीय शौकिया महिला मुक्केबाज है जिनका जन्म 14 जून 1996 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को अंकित करती है, तो इसका राइट आंसर था ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग संगपो कहा जाता है। निर्वहन द्वारा ब्रह्मपुत्र दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नदी है। कोसी नदी तिब्बत में हिमालय के उत्तरी ढलानों और नेपाल में दक्षिण ढलानों पर जाती है। कोसी नदी को बिहार का दुख या बिहार का शोक नदी कहा जाता है। गंगा नदी की बात करते हैं, टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी है। अवारी नदी की बात करते हैं तो भारत की सबसे छोटी नदी है, लंबाई 90 किलोमीटर है, राजस्थान में स्थित है। गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है और गंडक नदी को भारत में गंगा की बाईं सहायक नदी है, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को हराकर किसने जीता, तो इसका राइट आंसर था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 2023 का जो आपका 2021-23 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो आपका 7 से 11 जून तक ओवल लंदन में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला गया, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे संस्करण का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है जो कि जीता है भारत को हराकर। और पहला की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड जीता था, वो भी आपका भारत को हराकर ही जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHIL यानी भेल एक देश उद्योग है
जिसका राइट आंसर था सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। भारत में किसी सरकारी उद्यम को सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कहा जाता है। इसका स्वामित्व केंद्र या राज्य दोनों सरकारों के पास होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के लिए अधिकांश शेयरों का स्वामित्व सरकार के पास होना चाहिए। दिल्ली स्थित इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनी वेल एक सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व वाला उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गुप्त राजवंश के पतन के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका मौर्य वंश था। मौर्य वंश का शासन गुप्त राजवंश के पतन के बाद स्थापित हुआ था। मौर्य वंश के लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज में तथा राजस्थान के बड़वा क्षेत्र में 3वीं शताब्दी में फैले हुए थे। मौर्य वंश के शासकों को उत्तर गुप्त वंश के चौथे शासक कुमारगुप्त के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें ईशान वर्मन ने मौर्य वंश से मगध को छीन लिया था और मौर्य वंश के सामंत ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। कन्नौज का प्रथम मौर्य वंश का सामंत हरिवर्मा था। उसने अनुमानतः 510 ईस्वी में शासन किया। उसका वैवाहिक संबंध उत्तर वंशी राजकुमारी हर्षगुप्त के साथ हुआ। ईश्वर शर्मा का विवाह भी उत्तर गुप्त वंशी राजकुमारी उपगुप्त के साथ हुआ। ये कन्नौज तक ही सीमित रहा। ये राजवंश 3 पीढ़ियों तक चलता रहा। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि सूर्यवर्मन ईशान वर्मन का छोटा भाई था। अवंती वर्मा सबसे शक्तिशाली तथा प्रतापी राजा था, जिसके बाद मौर्य वंश का अंत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयक किस वर्ष आया था, जिसका राइट आंसर था 2021। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2021 को मार्च 2021 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसने खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 में संशोधन किया और खान और खनिज विकास अधिनियम 1957 में संशोधन करने के लिए खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2015 को लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के पड़ोसी देशों का आधिकारिक भाषा से मिलान करना था। 4 पड़ोसी देश का नाम दिया गया था और 4 आपके भाषा का नाम दिए गए थे। चारों को मिलान करना था। ठीक है, जिसका आइए देख लेते हैं भारत के सभी पड़ोसी देशों का आधिकारिक भाषा। तो अफगानिस्तान का आधिकारिक भाषा है दारी या पश्तो। बांग्लादेश का बांग्ला है। भूटान का आपका जोंका है, भूटान भी था। चीन का मंदारिन है। म्यांमार का बर्मा है। नेपाल का नेपाली है। अफगानिस्तान भी आपका ऑप्शन में था। पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान का उर्दू है। श्रीलंका भी था जो कि सिंहल या तमिल है और मालदीव का आपका आधिकारिक भाषा द्विवेही है। ठीक है, तो इन सभी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जेम्स रेले को भारत का नक्शा बनाने के लिए किस गवर्नर जनरल ने कहा था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। भारत का नक्शा जेम्स रेले ने बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर है जो कि बनाया था। जेम्स रेले को भारतीय भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के वर्तमान चेयरमैन कौन है, जिसका राइट आंसर था दीपक मोहंती। ठीक है, PFRDF इसका शॉर्ट फॉर्म में वैधानिक नियामक निकाय है। इसका स्थापना 2014 में लागू हुए PFRD अधिनियम के तहत किया गया था। ये सरकार के कर्मचारियों, राज्य सरकारों, निजी संस्थानों और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के द्वारा सदस्यता प्राप्त NPS को विनियमित करता है और PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS ट्रस्ट की स्थापना की, जो NPS के अंतर्गत सभी अस्थियों का पंजीकृत मालिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फिलिप कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि जो फिलिप वर्क है किसका संबंध, किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो ये आपका दर्शाता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच। ठीक है, फिलिप्स वर्क के अनुसार मुद्रास्फीति की दर बढ़ाने के साथ आर्थिक विकास और बेरोजगारी की असमानता दर के बीच संबंध दिखाते हैं, जिसका अर्थ है कि बेरोजगारी दर मुद्रास्फीति दर के बीच एक व्युत्क्रम क्रम संबंध है। सिद्धांत का दावा है कि आर्थिक विकास के साथ मुद्रास्फीति आती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक नौकरियां और कम बेरोजगारी का परिणाम होना चाहिए। इसके अलावा एक है कुजेन्स वर्क। ठीक है, कुछ नेट्स वर्क है जो कि आर्थिक विकास और समानता के बीच दर्शाता है। लफर वर्क की बात करते हैं तो ये कम कर की दर की आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। लॉरेंस वर्क की बात करते हैं तो आय असमानता या धन असमानता का चित्रण करने वाला ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सफोलेशन इज अ प्रोसेस इन डैश। ठीक है, इसका राइट आंसर था मैकेनिकल वेदरिंग। बार बार गर्म होने और ठंडा होने से चट्टान की भारी परत पर दबाव पड़ता है, जिसे उनकी भारी परत पतली चादरों में छील सकती है। छीलने की प्रक्रिया को एक्सफोलेशन कहा जाता है। यह एक यांत्रिक प्रक्रिया है। समय के साथ चट्टान की चादरें फ्रैक्चर के साथ उजागर चट्टानों से अलग होती है। इस प्रक्रिया को एक्सफोलेशन के रूप में जाना जाता है। दबाव मुक्त होने के कारण एक्सफोलिएशन को सीटिंग के रूप में जाना जाता है। उस पर ग्लेशियर के पीछे हटने से दबाव मुक्त होने पर एक्सफोलिएशन हो सकता है। अगला है सुलोचना चौहान किस लोक नृत्य से संबंधित है, जिसका राइट आंसर था लावनी। लावनी अब सुलोचना महादेव कदम, जिसे सुलोचना महादेव चौहान के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय गायिका थी जो मराठी में अपनी लावनी नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। लावनी की बात करते हैं तो लावनी जो है वो आपका महाराष्ट्र का है जो कि लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक आयनिक यौगिक है जिसका सूत्र होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपसे पूछा गया, जिसका राइट आंसर था MgOH2। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक आयनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र MgOH2 है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अक्सर मैग्नीशिया का दूध कहा जाता है, जो पानी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पता घोल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत प्रवाहित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका UPSC कैप का जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 20 दिसंबर 2020 को,
उसमें पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था नियोन। गैसों में विद्युत परिवहन निर्वहन तब होता है जब गैसों के आयनीकरण के कारण गैसीय माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके अलावा कई कारकों के आधार पर निर्वहन दृश्य प्रकार को विकर्ण कर सकता है। विभिन्न तत्व अपनी अपनी जमीनी अवस्था में लौटने के लिए प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जन करती हैं, इसलिए नलिकाओं के रंग भिन्न होते हैं। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन गैस से नीला बैंगनी कलर, हीलियम से गुलाबी नारंगी, नियोन से लाल, आर्गन से बैंगनी, क्रिप्टॉन से हल्का गुलाबी बैंगनी। इसके अलावा ऑक्सीजन से नीला बैंगनी, मरकरी से नीला बैंगनी, जेनॉन से नीला और जल से वाष्पी गुलाब रंग है जो कि निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि वर्ष 2011 में पुरुष महिला साक्षरता अंतर यानी कि मेल फीमेल लिटरेसी गैप क्या था। ये क्वेश्चन आपका DSSB जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 2 अप्रैल 2022 का में भी पूछा गया था, जिसका राइट आंसर 16.68% है। ठीक है, देश में साक्षरता दर की बात करते हैं तो 74.04% है। पुरुष का साक्षरता दर 82.14% है, महिलाओं की साक्षरता दर 65.4 है। ठीक है, बाकी साक्षरता दर का परिभाषा भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उसको भी याद रखिएगा कि एक साक्षर व्यक्ति तब कहलाएगा जब 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति होगा, जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, उसे ही साक्षर माना जाता है। भारत में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो राज्य है वो है आपका केरल, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन आपका SSC MTS 14 जून 2023 में जो एग्जाम आपका हुआ है शिफ्ट 1 में, वहाँ भी पूछा गया है, जिसका राइट आंसर आपका रविंद्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो कल परसों ही पूछा गया था कि 1913 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया था, तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर को ही दिया गया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो 1901 में इन्होंने शांति निकेतन में अपना स्कूल स्थापित किया था। जन गण मन के रचयिता ये हैं जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है। साथ में बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वह अमार सोनार बांग्ला, ये भी इन्हीं के द्वारा है जो कि लिखा गया है। द बोर्ड ऑफ बंगाल इन्हें कहा जाता है, और साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे जिन्हें 1913 में ये पुरस्कार है जो कि दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका DSSB NDMC PRT 24 मार्च 2022 को एग्जाम हुआ था शिफ्ट 2 में, वहाँ भी पूछा गया है, जिसका राइट आंसर आपका टेबल टेनिस था। मनिका बत्रा की बात करते हैं तो टेबल टेनिस इनका संबंध है, दिल्ली की रहने वाली है। 2011 में उन्होंने चिल्ली ओपन के अंडर 21 में रजत पदक जीता। 2015 कॉमनवेल्थ गेम्स में टेनिस चैंपियनशिप में 3 पदक जीते। 2016 के दक्षिण एशियाई खेल में भी 3 स्वर्ण पदक जीता। बत्रा और मोमा दास ने 1918 के राष्ट्रमंडल खेल में महिला युगल में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। साथ में इनको बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं, जैसा कि 2020 में मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार जो कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। 2018 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से गणगौर जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, वो किस राज्य में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका IBACIO ग्रेड 2 प्रीवियस पेपर 8 जो कि 19 फरवरी 2021 को शिफ्ट 1 में कंडक्ट हुआ था, वहाँ भी पूछा गया है, जिसका राइट आंसर आपका राजस्थान होगा। गणगौर भारतीय राज्य राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह बसंत फसल, वैवाहिक निष्ठा और बच्चे पैदा करने का उत्सव है। इसमें आपका भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा की जाती है। अप्रैल मार्च में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश TGT आर्ट्स का जो एग्ज़ाम हुआ था TET 2018 वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया, जिसका राइट आंसर आपका 1875 है। ठीक है, अप्रैल 1875 में दयानंद ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज एक एकेश्वरवादी भारतीय सुधार आंदोलन है जो वेदों के अचूक अधिकारों में विश्वास के आधार पर मूल्यों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनेलिडा का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL Tier 1 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था 15 मार्च 2023 को, उसमें भी पूछा गया, जिसका राइट आंसर केचुआ है। एनेलिडा संघ का एक उदाहरण केचुआ है। केचुआ एनेलिडा संघ के क्लिटिलाटा वर्ग से संबंधित है। ये खंडित कृमि है जिनकी विशेषता उनके लंबे बेलनाकार शरीर है जो कई पुनरावृत्त खंडों में विभाजित हैं। और केचुआ की बात करते हैं तो आम तौर पर ये मिट्टी में पाई जाती हैं और अपनी खुदाई और अपघटन परिस्थितियों गतिविधियों के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाकर पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आशीर्वाद योजना का संबंध किससे है। तो आशीर्वाद योजना का संबंध की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना ताकि वह एक सुरक्षित और स्थिर जीवन जी सके। इस योजना की शुरुआत 2021 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में टारगेट
ग्रोथ रेट क्या रखा गया था, तो टारगेट पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर 2.1 होगा। इसके बाद अचीव पूछा गया होगा तो 3.6 होगा। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि आपका चला था 1951 से लेकर 56 तक, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये शुरू किया गया था 1951 में ही पंचवर्षीय योजना। ठीक है, लक्ष्य वृद्धि दर 2.1 था और विकास दर 3.6 हासिल हुआ था, इसको भी याद रखना है। साथ में इस अवधि के दौरान भाखड़ा, हीराकुंड, मेट्रो बांध, दामोदर घाटी बांध सहित कई सिंचाई परियोजना शुरू की गई। 5 IIT की स्थापना किया गया, UGC का स्थापना किया गया था, 5 इस्पात संयंत्र का शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। साथ में पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू होता है, 2017 तक चलता है। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना। उन 12 पंचवर्षीय योजना को बारी बारी से देखें तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक लक्ष्य कृषि पर विकास था। वास्तविक विकास दर जो था, वास्तविक वृद्धि दर वो 3.6% हासिल हुआ था, लेकिन लक्ष्य 2.1 का रखा गया था। सेकेंड पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चला, लक्ष्य औद्योगिक विकास था और वास्तविक विकास दर 4.27 था, लक्ष्य 4.5 रखा गया था। इसके अलावा तीसरा नहीं है, चौथा को देखते हैं। चौथा पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1969 से लेकर आपका 74 तक है, जो कि चला है और लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। वास्तविक विकास दर 3.3% था और लक्ष्य 5.7% रखा गया था, तो ये भी है। इसके अलावा तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो आपका ये 61 से 66 चला था, उसको भी याद रखना है। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट आपका पाँचवा पंचवर्षीय योजना जो कि 74 से 1974 से लेकर 1979 तक चला। लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। वास्तविक विकास दर 4.8 था, लक्ष्य 4.4 का रखा गया था। इसके अलावा जो तृतीय जो पंचवर्षीय योजना था वो चला था आपका 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक है, 91 से 96 तक चला था। इसके बाद याद रखिएगा बाकी लक्ष्य और लक्ष्य वृद्धि दर कितना था, टारगेटेड ग्रोथ रेट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट का, तो आपका है छठा पंचवर्षीय योजना जो कि 25 से 85 तक चला। गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन इसका लक्ष्य रखा गया था। वास्तविक विकास दर 5.7 था, लक्ष्य 5.2 का था। 7वीं का 85 से 90 तक चला। लक्ष्य उत्पादकता, रोजगार और सामाजिक न्याय था। लक्ष्य वृद्धि दर 6.0 था, लक्ष्य 5.0 था। 8वां 92 से 97 चला। मानव संसाधन विकास लक्ष्य था। वास्तविक विकास दर 6.8 था, लक्ष्य 5.6 का रखा गया। 9वां 1997 से 2002 चला। विकास के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय इसका आपका लक्ष्य रखा गया था। वास्तविक विकास दर 5.5% था, लक्ष्य आपका 6.5 का था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक चला। लक्ष्य विकास दर को 8% तक बढ़ाना था। ठीक है, तो हासिल हुआ था 7.6। 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12 चला। समावेशी विकास इसका लक्ष्य रखा गया था। वास्तविक विकास दर 7.9 था और लक्ष्य 9% रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, लक्ष्य तेजी और समावेशी विकास था। लक्ष्य 8% रखा गया था। वास्तविक विकास दर 6.5% हुआ। नेक्स्ट आपका है कि भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ। ये आपका SSC CHSL 7 जून 2022 सिप्टोन में भी पूछा गया, जिसका राइट आंसर 2014 था। प्रो कबड्डी लीग की स्थापना 2014 में होता है। ये लीग भारत में कबड्डी को एक पेशेवर खेल के रूप में बनाने के लिए शुरू किया गया था। इसका प्रारूप इंडियन प्रीमियर लीग IPL से प्रेरित था। IPL की शुरुआत 2008 में होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। जो प्रश्न हुआ है कि 1930 में वायसराय डैश को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह की अग्रिम सूचना दी थी। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह की अग्रिम सूचना की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 14 मई को 2022 में सिप्टोन में, वहाँ पर भी पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका लॉर्ड इरविन होगा। ठीक है, 2 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को एक लंबा पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने भारत पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाए गए अन्यायपूर्ण नमक कानून को तोड़ने के अपने इरादे की जानकारी दी थी। साथ में कुछ प्रमुख घटनाओं को हम लोग देखते हैं और उससे संबंधित वायसराय को भी देखते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लॉर्ड कैनिंग को देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो कि 1856 से 62 तक आपका भारत का वायसराय था। इसके वायसरायशिप में आपका 1857 का आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ था। ठीक है, इसके अलावा 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आया था। लॉर्ड लिटन जो कि 1876 से 1880 तक में था। इसके शासनकाल में 1877 में दिल्ली दरबार रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। दिल्ली दरबार लगा था। 1878 में आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में देखें जो कि 1880 से 84 तक का इसका कार्यकाल रहा है और 1881 में पहली जनगणना जो हुआ था ऑफिशियल तौर पर वो हुआ था। 1882 में जो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है जो कि
इसके द्वारा लिप्टन के द्वारा लगाया गया था उसको रिपन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा अगला है लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से 1905 तक आपका वायसराय रहा था। और 1905 में कहें तो बंगाल विभाजन आपका हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग की बात करते हैं तो 1910 से आपका 1916 तक वायसराय रहा। 1911 में फिर से दिल्ली दरबार लगा, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया। लॉर्ड इरविन, जो कि 1926 से 1931 तक रहा, इसके वायसरायशिप में नमक सत्याग्रह हुआ। नमक सत्याग्रह के तुरंत बाद विकास समय सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। इसके अलावा असहयोग आंदोलन भी इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन तो आपका हुआ था 1920 में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि 1920 में आपका कौन वायसराय था उस समय। बाकी लॉर्ड माउंटेन आपका 1947 में आया और भारत स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया, भारत का विभाजन किया, भारत को स्वतंत्रता आपके इसी के वायसरायशिप में मिली थी। ठीक है, तो उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चंदावर का युद्ध आपका कब हुआ था। चंदावर का युद्ध की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका SSC GD 6 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 2 में भी पूछा गया, जिसका राइट आंसर आपका 1194 ईस्वी आपका हो जाएगा। ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194 में राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जहाँ राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से हार गया था। इसके अलावा चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के पास है। इसके अलावा चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को पराजित किया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और प्रमुख युद्ध और उनके वर्ष को हम लोग देखें तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान विजेता बना था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ आपका 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ही हुआ, जहाँ पर मोहम्मद गोरी विजेता बना। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में बाबर और इमाम लोदी के बीच, जहाँ पर इमाम लोदी हार गया था और हारते के साथ इसका मृत्यु हो गया था और मृत्यु के साथ ही लोधी वंश का आपका अंत हुआ था। लोधी वंश के अंत होते के साथ ही आपका दिल्ली सल्तनत का भी अंत हुआ। जब दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ तो उस समय मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। बाकी खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। ठीक है, 1528 में भी आपका चंदेरी का युद्ध हुआ। 1529 में आपका घाघरा का युद्ध हुआ, उसको भी याद रखना है। चौसा का युद्ध आपका 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। इसके 1 साल के बाद ही फिर आपका कन्नौज का युद्ध हुआ, इन दोनों के बीच ही हुआ, जहाँ पर शेरशाह सूरी जीत जाता है, हुमायूं को भागना पड़ जाता है। ठीक है, और 15 साल तक आपका शेरशाह सूरी का ही साम्राज्य रहता है, जो कि सूर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 1556 में हुआ, अकबर और हेमू के बीच में हुआ, जहाँ पर अकबर तो मात्र 13 वर्ष का ही था जब 1556 में यह युद्ध हुआ था। उसी समय 1556 में ही अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपका कलनौर में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में पंजाब में पड़ता है। ठीक है, और अकबर के लिए इसका जो संरक्षक था बैरम खां, वो लड़ रहा था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। ये भी क्वेश्चन आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो एग्जाम आपका हुआ 7 नवंबर 2020 को शिफ्ट 2 में, वहाँ भी पूछा गया, जिसका राइट आंसर आपका 38 था। अनुच्छेद 38 जो है, राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके और आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। ठीक है, बाकी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कुछ संशोधन किया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भाग 4 में, ठीक है, जहाँ पर अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, जो कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने से संबंधित है। अनुच्छेद 43A उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने से संबंधित था। ठीक है, तो ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट है कि ये क्वेश्चन आपका आया कि नहीं आया। बाकी आया तो आप लोग यस लिख दीजिएगा, नहीं आया तो नो लिख दीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपको याद है, बताना चाहते हैं, तो 1 लाइनर में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका 18 होगा। 18 अभी वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 11 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत शामिल है। ठीक है, वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन सा है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि तमिलनाडु में है, जो कि 1986 में इसे मान्यता मिला था, पहला यही है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, मन्नार की खाड़ी आपका तमिलनाडु में है, नोक्रेक आपका मेघालय में है, सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में, मानस असम में, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर की बात करते हैं तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा सिक्किम में है। अगस्त मलाई आपका तमिलनाडु में है। अच्छा, अंचल कमार अमरकंटक की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश में है। सुंदरवन भी पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन आपका शायद 2 बार हो गया, ये भी सुंदरवन है, ये भी सुंदरवन है। ठीक है,
ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर आपका अंडमान निकोबार में है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। शेषाचलम की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में है। पन्ना आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि सितंबर 1893 में शिकागो, जो कि अमेरिका में पड़ता है, में धर्म संसद आयोजित हुआ था। उसमें किसने भाग लिया था, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। और यह प्रश्न आपका एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था सीजीएल का ही 10 नवंबर 2020 को शिफ्ट 3 में भी पूछा गया है, जिसका राइट आंसर आपका स्वामी विवेकानंद है। विश्व के धर्मों की पहली संसद 1893 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था 1893 में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी और क्या इंपॉर्टेंट है, तो जन्म इनका होता है 1863 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। 1902 में वर्तमान जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर बेलूर मठ में उनका निधन हो जाता है। और इनके गुरु का भी नाम आपके एग्जाम में आता है, तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 ऑफिशियल पेपर 4 अगस्त 2023 को शिफ्ट 2 में भी पूछा गया, जिसका राइट आंसर 2015 था। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी लॉन्च किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य टिकाऊ समावेशी शहरों को बढ़ावा देना है, जो मुख्य बुनियादी ढांचा प्रदान करता है, अपने नागरिकों को जीवन की सभ्य गुणवत्ता, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और स्मार्ट समाधानों का अनुपयोग प्रदान करता है। ठीक है, तो अगर आवाज़ में प्रॉब्लम हो या तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से मुझे डेंगू है और दवा खाकर ही आपका वीडियो बना पाता हूँ। इस कारण थोड़ा सा आवाज़ आपका इधर उधर हो सकता है, उसके लिए मैनेज कर लीजिएगा, बाकी तो सब सही है। नेक्स्ट आपका है कि जनगणना 2011 के अनुसार किशोरों अर्थात 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग का प्रतिशत कितना है, ये पूछा गया, जिसका राइट आंसर 20.9% है। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू किशोरों की वृद्धि भी है। किशोरों यानी 10 से 19 वर्ष की आयु तक के किशोर की हिस्सेदारी लगभग 20.9 है, जिसमें किशोर लड़की आपका 52.60 थे और लड़कियां किशोर 47.7 है। ये भी प्रश्न आपके कल परसों एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट आपका है कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम डैश के द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल 14 अगस्त 2023 को भी पूछा गया, तो जिसका राइट आंसर था आपका एंटोनी लॉरेट लेवेजियर। ठीक है, द्रव्यमान के संरक्षण के कानून के अनुसार जो है इस मामले को इस मामले को न तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी वस्तु का द्रव्यमान या वस्तु का संग्रह कभी नहीं बदलता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भागों को कैसे पुनर्व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि जिया मोहिउद्दीन डागर किस वाद्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी मैट्रिक लेवल का एग्जाम 2 अगस्त 2022 को हुआ था, शिफ्ट 1 में भी पूछा गया, जिसका राइट आंसर था रुद्रबीना। जिया मोहिउद्दीन डागर आपका रुद्रबीना से संबंधित है। बाकी देख लीजिएगा, इनके भाई फरीदुद्दीन डागर हैं, वो भी आपकी रुद्रबीना से ही संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन से नहीं है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया था। तो भारत में से तो कई औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर हो गया, बेंगलोर तमिलनाडु क्षेत्र हो गया, हुगली क्षेत्र हो गया, अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र, छोटा नागपुर औद्योगिक बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक क्लस्टर, ये सभी आपके हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग आया था जीवीए का, एनएनपी का, जीडीपी और पीआई का मैचिंग करने को आया था। जीवीए कहें तो ग्रोस वैल्यू एडेड, यह किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, जिसमें से मध्यवर्ती उपभोग यानी इंटरमीडिएट कंजप्शन को घटा दिया जाता है। यह जीडीपी का एक घटक है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की उत्पादकता को बढ़ाता है। नेक्स्ट है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी की बात करते हैं, तो ये किसी देश के निवासियों के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, जिसमें से मूल्य ह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है। नेक्स्ट आपका है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, ये किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। यह अर्थव्यवस्था की समग्र उत्पादकता को बढ़ाता है या मापता है। नेक्स्ट आपका पर्सनल इनकम, यह किसी देश के निवासियों के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में अर्जित कुल आय है, जिसमें से सामाजिक सुरक्षा योगदान और अन्य करों को घटा दिया जाता है। इसमें मजदूरी, वेतन, लाभांश, किराया आदि भी शामिल है। तो ये सभी पूछा गया।